कॉपी राइटर समझ कंटेंट राइटर समझता है। बट ये कि मैं बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर इस तरह से इतना शो कर नहीं सकता, सिंस व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल पीपल एंड मल्टीपल क्लाइंट्स, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करते हो बिकॉज कुछ नहीं पता होता। तो ये है कि, और रिसेंटली किसी को पता चल गया था कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो फिर वो वहाँ पहुंच भी गया था। तो ये सारे मसले मसाइल भी। लेकिन ये कि एट द मोमेंट मैं एक यूएस की एजेंसी है ग्रोथ लैब्स के नाम से, ये लोग एआई पावर्ड एसईओ करते हैं। तो आई एम द एसईओ एंड कंटेंट मैनेजर फॉर दीज गाइज। आई एम हैंडलिंग 3 to 4 क्लाइंट्स देयर, और दे हैव बिग क्लाइंट्स, दे हैव रेडिट ऑन बोर्ड, तो बहुत अच्छा सीन है। अदर देन दैट आई एम एम्प्लॉयड इन सादा पे। सादा पे की जितनी ईमेल्स आपको मिलती हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा होता है, एप्लीकेशन के अंदर जो यूआई यूएक्स है, सब कुछ है, उसका जितनी भी कॉपी होती है वो मेरे end से जाती है। उसके अलावा आई एम वर्किंग एट ओसोस, जो कि एक ऑन साइट है एजेंसी, वहां पर मैं काम करता हूँ। तो मोस्टली आई एम लाइक देयर 9 hours मेरा वहीं होता है। हाउएवर आई एम ट्राइंग टू स्विच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिमोट साइट पे ही जाना है। रिसेंटली आई एम इन कोलैबोरेशन विद एन एजेंसी इन मलेशिया, जोगेट के नाम से है। उनका टेक्निकल राइटिंग का काम है, वो सारा कुछ है, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। और फिर जाहिर सी बात है, फ्रीलांस क्लाइंट्स हैं वो आते रहते हैं, चलता रहता है। आई एम नॉट रियली एक्टिव ऑन अपवर्क और फाइवर। बहुत सारे लोग जो है वो इसी मैट्रिक से लोगों को जज करते हैं कि यार ये कोई तभी कोई बड़ी चीज है अगर इसका अपवर्क पे टॉप रेटेड प्लस है, वो इतनी अर्निंग्स है। तो मेरा अपवर्क का फाइवर का कोई सीन नहीं है, बिकॉज अब पहली तो चीज ये कि फाइवर मुझे समझ नहीं आता। मुझे बहुत मुश्किल लगता है उसके अंदर काम करना, और ये कि उसके अंदर जो रेट्स और जो क्लाइंट्स हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग थ्रू जो होता है ना, आपको क्या कहते हैं, मिडिल मैन जैसे आप कह लेंगे, या आउटसोर्स जैसे कह लेंगे, उसके थ्रू मैं काम करता हूँ, फाइवर पे काम करता है। बट जिस तरह के क्लाइंट्स उसके होते हैं, जो प्रॉब्लम्स वहाँ आते हैं, मुझे अंदाजा होता है कि यार ये थोड़ा सा इधर ऑफ सीन है। अपवर्क पे इसलिए मैं नहीं गया क्योंकि साफ बात है कि कहीं ना कहीं मैं भी जो है ना, मतलब अगर हर चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो कहीं कहीं मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, और अपवर्क पे मैं थोड़ा नर्वस होता हूँ कि यार पता नहीं प्रपोजल भेजूंगा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, इवन दो मतलब होता है आपको थोड़ा सा डर लग रहा होता है, तो मैंने कभी इस चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो ये है कि बहुत सारे लोग अपवर्क और उससे वो देखते हैं, मैं समझता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ वेज जिससे हम पैसे कमा रहे हैं, कमा सकते हैं। और आई थिंक कि अपवर्क और फाइवर पे बहुत सारे लोग आके बात कर ही लेते हैं और बता ही देते हैं कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जो अपवर्क और फाइवर से हटके हैं, बिकॉज वो नॉलेज तो अवेलेबल हर जगह नहीं है। तो मेरा जो है वो मतलब अपवर्क फाइवर वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ कि फ्रीलांसिंग भी है, रिमोट जॉब्स भी हैं, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है, और इस सब के बीच में एक छोटा सा ख्वाब है अपनी एजेंसी करने का, और जो कि माशाल्लाह। मेरे में है, लेकिन ये कि बस टाइम जो है ना, वो आप दूसरों के लिए करते 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 अपने लिए जो है ना वो नहीं हो पा। देखते हैं जी, क्या होता है। ये सीन इंशाल्लाह है। जी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी एजेंसी में आपको अपने मकसूद में कामयाब करे इंशाल्लाह। तो समी भाई, हमने ये ऑब्वियसली, क्योंकि हर बंदा एज अ न्यूबी ले यहाँ पे बैठा हुआ है, और मोस्टली एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे जो मोस्टली सेशंस मोस्टली मास्टर क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली जो 1500 प्लस की कम्युनिटी है व्हाट्सएप के ऊपर। सो मोस्टली न्यूबीज है, अपना फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ स्किल सेट में है लोग, लाइक कुछ एसईओ में है, कुछ राइटिंग में है, डिफरेंट फेजेस में लोग जा रहे हैं। तो लाइक आपने जब अपनी राइटिंग में स्टार्ट की जर्नी, तो आपने जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आई स्किल्स हैं या सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स एनेबलर्स या मुख्तलिफ इदारे हैं, ठीक है। सो आपने अपनी जो लर्निंग है वो कहाँ से स्टार्ट की? सम काइंड ऑफ आपने पेड कोर्सेज लिए या फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न किया? अगर कहाँ लर्न किया तो किन किन प्लेटफॉर्म से लर्न किया, और आपके मेंटोर्स कौन कौन थे, तो ताकि ऑडियंस को इंसाइट्स मिल सके और वो वहाँ से अपना नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू। मैंने जो मेजरली राइटिंग सीखी है ना, वो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ही सीखी है। तो क्योंकि मुझे शुरू से शौक था, बहुत सारे लोग राइटर्स बनते हैं जो कि मतलब ऑब्वियसली वो देखते हैं कि लुक्रेटिव करियर है एंड दे आर गुड विद राइटिंग, तो वो राइटिंग की तरफ जाते हैं। मेरा ये वाला सीन नहीं है, मुझे करना ही ये था। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो शुरू से ही ये सोचते हैं कि मुझे यही करना है। तो मुझे स्कूल लाइफ से शौक था, बिकॉज एक तो ये कि मजा आता था, पढ़ता था, काफी किताबें वगैरह पढ़ता था, तो मजा आता था। फिर मुझे जो मेरी ओ लेवल्स में टीचर मिली थी इंग्लिश की, मिस अनीला, उन्होंने जो है मेरा कहने के राइटिंग बहुत साफ की है उस टाइम पे वो। और वो बहुत सख्त किस्म की एक ट्रेनिंग थी जिसके अंदर हम उससे गुजरे हैं कि बहुत हार्श, मतलब अगर वो मैं आज किसी को बताऊं तो लोग उसको बॉर्डर लाइन अब्यूज पे लेके चले जाएंगे,
और वो नहीं समझेंगे कि भाई हमने तो सीखा है ना, तो आज तो हम दुआएं देते हैं, उस टाइम हमें भी बुरी लगती थी वो, जी। लेकिन क्या आज हम दुआएं देते हैं। स्कूल लाइफ के अंदर मैंने क्लास 11th में जब था, मतलब वो लेवल्स का लास्ट ईयर होता है, उसमें मैंने अपना नॉवल लिखा था। अब वो बहुत बचकाना सा नॉवेल है, आज अगर मैं पढ़ाऊं किसी को तो ऑब्वियसली उसको नहीं होगा कि ये समी ने लिखा है, बट मैंने उस वक्त एक चीज लिखी थी जो कि जिसपे मुझे मेरे स्कूल वालों ने, मेरे टीचर्स ने, पीयर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि यार मैं इतना लिख सकता हूँ कि मैं लोगों को एक पूरी किताब पढ़ा सकता हूँ। फिर ओ लेवल्स कंप्लीट किया, बिजनेस साइड चला गया, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे लिखने से कोई पैसे, कोई यहाँ आपको पढ़ता ही नहीं है तो लिखने से कौन पैसे देगा आपको। मैं बोला कि यार ये बस ऐसी है, शौक ही रहेगा। फेसबुक था तो फेसबुक के ऊपर लंबे लंबे रैंट्स लिखता था उस टाइम पे, और पॉलिटिकल भी उसके अंदर होता था, रिलीजियस भी होता था, तो इस तरह का वोकल तो मैं शुरू से था बस। लेकिन फिर फेसबुक भी ऐसी हो गया, फिर मैं कमाने में लग गया, ऑब्वियसली बिजनेस साइड चला गया, पढ़ाई कंप्लीट करी सीबीएम से। तो राइटिंग बस इधर उधर ही हो गई, और मैंने काफी टाइम काम किया, मतलब मैंने कोई तकरीबन 6-7 साल काम किया होगा। नॉन राइटिंग मेरा करियर है, मतलब मेरा राइटिंग से करियर स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एज अ टीचर स्टार्ट किया था बड़े बड़े इदारों में। अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पहुंचा ही दिया किसी तरीके से। बर्लिट्स हो गया, हमदर्द हो गया, बहुत सारे स्कूल्स में इधर उधर पढ़ाता ही रहता था, इंग्लिश ही पढ़ाता था। उसके बाद फिर वहां से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में लगा था, ब्रेक थ्रू। वहां पर मैंने कोई 5.5 साल काम किया। वहां पर हम लोग वो लोग बेसिकली लाइव चैट सपोर्ट कंपनी है, तो उसकी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होती थी, सारी चीजें होती थी, तो वो मैं करता था। वहां पे मैंने अच्छा खासा टाइम करा, और वहां मुझे पता चला कि यार राइटिंग का भी कोई सीन है। मतलब मैं वहां से स्विच करना चाह रहा था और मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो एक दिन दोस्तों के साथ चाय के होटल पे बैठे हुए थे, और बता रहा था कि यार ये वो लोग भी मेरे लिए सोच रहे थे कि यार तुम क्या कर सकते हो। उनमें से एक दोस्त था जो मेरे स्कूल के टाइम का था। मैं गाड़ी में वापस आ रहा था, और डिस्क्लेमर, बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि मैंने कोई 4-5 साल अपनी लाइफ में फोन ही नहीं रखा। तो मैं फोन नहीं रखता था अपने पास, में वैसे ही था कि यार जो टाइम बताया वहां पहुंच जाऊंगा, बंदा मिल जाएगा तो ठीक है, वरना ऐसे ही वापस चले जाऊंगा। मतलब मैं बगैर फोन के ही रहता था। उस टाइम पे तो मैं वहां था बैठा हुआ, घर वापस जा रहे थे गाड़ी में, तो दोस्त ने जो है वो मेरे दूसरे दोस्त को एक मैसेज भेजा। उसको पता है मेरे पास तो, मैं तो मोबाइल तो है नहीं। दूसरे दोस्त को उसने मैसेज भेजा, उसने बोला कि सोल ब्रदर्स पे किसी ने पोस्ट लगाई है कि इनको एक राइटर चाहिए जो कि ई बुक्स लिखता हो, क्रिएटिव गोस्ट राइटर वगैरह का चाहिए। तो यार समी तुम कभी लिखते थे किसी जमाने में, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। मैंने बोला यार चलो ठीक है, देखते हैं, पैसे भी अच्छे दे रहे थे। तो वहां अप्लाई किया, और मैंने अपने स्कूल वाले नॉवल के सैंपल भेजे थे, बिकॉज और तो कुछ था नहीं। वहां पर मुझे जो इंटरव्यू के लिए बुलाया, अहमद जुनैद नाम था उनका, वो उस वक्त इंडस्ट्री में उस टाइम पे 8 साल 9 साल से काम कर रहे थे और ई बुक्स लिखते थे। उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू वगैरह लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा दिया, लैपटॉप देके कि भाई ये है, एक छोटा सा चैप्टर लिख के दिखा दो। मैंने अपनी तरफ से लिख के आ गया। उसके बाद मैं मुझे कॉल आ गई, उन्होंने डन कर दिया। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार मैं, चलो ठीक है एक आध चैप्टर सही, मैं किताब कैसे लिखूंगा, लाइक ये तो प्रॉपर किताब होगी, और मैंने इतने टाइम से राइटिंग की भी नहीं इतना ज्यादा। तो फिर खैर करना शुरू करा। मुझे याद है मैंने पहले दिन 1800 वर्ड लिखे थे, और उसके बाद मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत वहां पर ऐसा टाइम गुजारा। वहां पे हमारे पास कुछ 72 किताबें थी जो मैंने कंप्लीट करी उनके साथ मिलकर, और सारी पब्लिश करी। जैसे बहुत सारी बुक्स के अंदर ये होता है कि लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आगे काम नहीं करते, हमने माशाल्लाह सारे पाया तक मील तक पहुंचाई। वो उसमें अमेजोन बेस्ट सेलर्स भी हैं बहुत सारी। तो मेरा बुक्स के ऊपर मैंने हाथ साफ किया है। बुक्स के बाद फिर वहां से हम लोग शिफ्ट हुए वेब कंटेंट की तरफ। फिर उसमें ईमेल्स भी आ गई, उसके अंदर हर किस्म का जो कुछ आता था हम करते थे। आज के दौर पे देखा जाए तो वो 65,000 रुपए थे, वो इतने ज्यादा नहीं थे जो जिस लेवल का मैं काम कर रहा था। बट हर कोई रगड़ा खाता है, स्टार्ट करता है, और मैं उसको जी। एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोल कि मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने मुझे मतलब बिठा के सिखाया था। ये जो लिंक्डइन पे एक्सपर्ट्स होते हैं और जो यूट्यूब पे कोर्स वाले एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये समझ लें ये खड़े भी नहीं हो सकते उन एक्सपर्ट्स की जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग के अंदर बैठे हुए, ऑफिसों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, जिनकी कोई लिंक्डइन प्रेजेंस नहीं है, उनकी कोई अपवर्क प्रोफाइल नहीं है। आपको उनके स्किल सेट का अंदाजा नहीं है कि वो कितने ऐसे ही है। तगड़े हैं। अब उनके पास कभी टाइम नहीं होता, या उनको कभी किसी ने बताया नहीं होता कि भाई आप इतनी बड़ी चीज बन सकते हैं अगर आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं। तो अहमद भाई आज भी मुझसे कई गुना बड़े राइटर हैं, जबकि अब वो तो ये कहते हैं कि हम दोनों 19-20 का ही लिखते हैं, लेकिन मैं जो है वो आज अगर किसी इंसान से घबराऊंगा ना किसी को काम भेजते हुए, तो मैं अमर भाई को घबराऊंगा काम भेजते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो ये ना बोल रहे कि यार इतने साल में तू यहीं तक पहुंचा।
तो होता है ना कि कुछ लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, फिर कुछ लोग, वो बंदा किताब लिखने से पहले किताब पढ़ता था, तो जिस जॉनरा पे लिख रहे होते थे वो बंदा बैठ के किताब पढ़ता था, तो बहुत मेथड वाला बंदा था। वो आपको लिंक्डइन पे नहीं मिलेगा, वो आपको अपवर्क पे नहीं मिलेगा, फाइवर पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो है। इस तरह के बहुत सारे लोग मुझे टकराए। फिर वेब कंटेंट की तरफ गया। फिर मैंने देखा कि यार राइटिंग के अंदर खाली कुछ नहीं है। मतलब हमें स्किल करना पड़ेगा और चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो एसईओ सीखी, क्योंकि एसईओ वाला सबसे ज्यादा फड्डा होता था। आप लोग कभी समझ नहीं आते थे हमें, हम आपको समझ नहीं आते थे, रहना बसना साथ ही है, लेकिन करते रहना है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है कि सबसे ज्यादा लड़ाई भी आपस में होती है, बट अकेले रह भी नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हमारे बगैर, हम कुछ नहीं कर सकते आपके बगैर। तो मैंने सोचा कि यार मैं पहले एटलीस्ट मैं सीख लूं ताकि मैं इनको जवाब दे सकूं। तो मैंने टसल में आके एसईओ सीखी। और जब मैंने एसईओ सीखी तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इन बेचारों के भी टारगेट्स हैं, इन बेचारों के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, ये भी परेशान है, इनको भी एक एल्गोरिथम है जो तंग करता रहता है। तो हम अपनी मर्जी चला रहे होते हैं, हम नहीं समझ रहे होते कि यार इनके साथ क्या गुजर रही है। एसईओ सीखने के साथ साथ एसईओ वालों से दोस्ती शुरू हुई। फिर एसईओ वालों से दोस्ती के साथ फिर आपको 100 चीजें अच्छी भी मिलती हैं कि यार ये बहुत जबरदस्त चीज हो रही है, 100 चीजें आपको बुरी भी दिख रही होती हैं कि यार ये गलत हो रहा है। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया, फिर गैडीटेक गया। गैडीटेक के अंदर वो एफिलेट मार्केटिंग, वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वहां पर टाइम स्पेंड किया। इसी तरह करते 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 लिंक्डइन पे आया। लिंक्डइन पे किसी ने कहा कि भाई लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे तो हर कोई एक्सपर्ट है बना हुआ है और अच्छा चल रहा है, क्या कहते हैं। ऐसे ही लिखना शुरू करा। अल्लाह का शुक्र है, लोग साथ आते गए। फिर कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कि इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल मेरा ये था कि यार किसी की कमाने की जगह है, उसको ना छेड़ो। बट फिर ऐसा होने लगा कि मैं भी कहीं कहीं निकल गया, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने भी लिंक्डइन पे आके गलत करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो ये था कि लोगों के अंदर फंसना फजूल के अंदर, ठीक है, ये बहुत, ये बेकार चीज है। मतलब मैं शुरू से इस तरह का था कि यार जस्ट डू योर वर्क, कीप योर हेड डाउन, टेक योर मनी, गो होम, एंड दैट्स इट। बट ये कि यहाँ पर आके शायद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे वाइब है, कल्चर है, कुछ लोग आपको पुश करते हैं, कुछ आपके साथ के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आपको पुश करते हैं कि यार इसके पीछे चलो, ये गलत कर रहा है, ये हाईलाइट करो। गलत तो सब कुछ हो रहा होता है, दिख रहा होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप हर चीज को बार बात करो, बिकॉज आप दिन में एक पोस्ट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप उसको वेस्ट करो जी किसी की फजूल चीज पे जाके, या फिर आप उसको कैपिटलाइज करके लोगों को कुछ वैल्यू दो। तो मेरा इस तरह का एक हुआ एक बंदे के साथ, वो बहुत बड़ा जी इन्फ्लुएंसर है। जी। However, उसने माफी मांगनी पड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली लिंक्डइन पे आप जो भी हो, लिंक्डइन के बाहर भी एक दुनिया है, वहां पर भी बहुत कुछ होना पड़ता है आपको। तो खैर वो सब कुछ चल रहा था, एंड टेक्निकली मैंने दिखा दिया कि यार वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि मैंने खुद रिग्रेट किया कि यार आई शुडंट हैव डन दैट, बिकॉज माय ब्रांड शुड नॉट बी अबाउट ऑल ऑफ दिस। मेरा हाईएस्ट एंगेजमेंट उसी पोस्ट पे आया, विच इज लाइक ये दब्बा रहेगा जब तक, मतलब मैं किसी को क्या बताऊंगा कि मेरी हाईएस्ट एंगेजमेंट इस पोस्ट पे है जो मैंने एक बंदे के खिलाफ लगाई थी। तो बिग लेसन लर्न कि ये नहीं करना, काम से काम करना है। और जब मैंने वापस से अपने काम पे फोकस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई, माशाल्लाह। मतलब लाइक यू शुड वर्क। तो ये कि बहुत अच्छे लोग यहाँ मिले माशाल्लाह से, जिनसे बहुत सीखा है। फिर राइटिंग का सबको सिखाने का भी एक बेड़ा ले लिया, जो कि अब मैं थोड़ा सा ओवरवेलम हो रहा हूँ कि यार इतना ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता। तो ये कि अच्छी जर्नी जा रही है माशाल्लाह से। और ये कि अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि जब ये आप किसी गोरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, जो वो आप देखते हो कि यार ये हमसे 50-60 साल आगे हैं। अगर मैं आपको कराची का बेहतरीन एसईओ, बेहतरीन कंटेंट टीम, बेहतरीन रिसोर्सेस, इन्वेस्टमेंट टूल्स दे के बिठाऊं ना, और मैं बोलूं कि यार एक वेबसाइट है इसके ऊपर 20,000 इंप्रेशन, 25,000 इंप्रेशन, 250-300 क्लिक्स ला के दिखाओ, तो एक अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा एजेंसी भी जो है ना वो बोलेगा कि यार हमें 3 से 6 महीने तो लगेंगे, इससे बिल्कुल। कम में ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं आते। यार ये लोग 3 हफ्ते में ला रहे हैं, और मैं बैठ के तमाशा देख रहा हूँ कि यार ये किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या स्पीड है इनकी काम करने की, क्या अप्रोच है। जो चीजें हम अब पकड़ के सीख रहे हो कर रहे हैं, वो तो वो छोड़ चुके हैं और बहुत आगे निकल गए। तो इनके साथ काम करने से आपको समझ में आता है कि यार नॉलेज गैप बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकल गैप की तरह। और उसको पूरा करने के लिए जो है ना हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता था, लेकिन जब मैं रियल एक्सपर्ट्स के सामने बैठा तो मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं यार, अभी समी भाई आपको बहुत काम करना है। तो ये क्या लर्निंग है, ये जर्नी है। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह का सक्सेस अता फरमाए और लोगों के लिए करने का मौका दे। ये सीन है। आमीन। माशाल्लाह। समी भाई आपकी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। सो समी भाई, द पॉइंट इज़ के अभी आपने करंटली मार्केट का एनालिसिस तो किया होगा ऑब्वियसली, जो अभी करंटली इमर्जिंग राइटर्स हैं, या आपने लिंक्डइन के ऊपर देखा होगा समहाउ अपनी
इंडस्ट्री के अंदर, एजेंसी के अंदर, या जो वर्किंग कोलीग्स हैं आपके, ठीक है, तो आपके हिसाब से या आपके जो सम काइंड ऑफ माइंड की स्टेट के हिसाब से अभी जो करंटली कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या कौन से ऐसे मेंटोर्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करके अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए? सो आप इसके बारे में थोड़े इंसाइट्स दीजिएगा ताकि ऑडियंस जान सके कि वो किस तरह अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे बेहतर करके आगे एज अ स्किल सेट प्रॉपरली एज अ कैरियर उसे लेके जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। देखिए, राइटिंग को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका राइटिंग करना ही है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अब ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब कुछ है। यार, हम लोग जब एजेंसी में बैठते हैं, अगर आप कहीं पे जाओ काम करो, तो कोई हमें बिठा के थ्योरी नहीं बताता, वो हमें हम्म। काम करके दिखाता है और बोलता है लग जाओ। और फिर जब हम लगते हैं, उसके अंदर हम 100 गलतियां करते हैं, 100 चीजें ठीक करते हैं और सीखते हैं। तो मेरे लिए राइटिंग एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग रही है। मैंने कोई कहीं से पढ़ के मतलब किसी का कोर्स देख के नहीं सीखा। हाँ, जो टेक्निकलिटीज हैं, अगर आज भी आप एक लिटरेचर का ग्रेजुएट मेरे सामने लाके बिठा देंगे ना, तो वो मुझे ठीक ठाक मात देगा बहुत सारी चीजों के अंदर। मैंने लिटरेचर ट्रेडिशनल फॉर्मल मेरी लर्निंग नहीं है। मैंने कोई ग्रेजुएशन में लिटरेचर नहीं पढ़ी। लिटरेचर मैंने शौकिया पढ़ी। तो ये जो शौकिया पढ़ना होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप हर चीज की पीक को टच करेंगे ना, तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अब राइटर्स बहुत सारे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग कराची के बेस्ट राइटर्स में रखते हैं, पाकिस्तान के बेस्ट राइटर्स में रखते हैं। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। जो राइटिंग के पीक पे लोग बैठे हुए ना, आप उनको जाके देखें। राइटिंग की पीक पे अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि राइटिंग को किसने इस तरीके से किया है कि मतलब मैं बिल्कुल अगर उसकी तरह बनना चाहूँ, तो मैं जेके रोलिंग की बात करूँ। अब जेके रोलिंग कोई पेड कोर्स नहीं बेचती। जेके रोलिंग जो काम करता है ना, और जिसका काम इस लेवल का होता है, उसको पेड कोर्स बेचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जेके रोलिंग आपको कभी भी कोर्स बेचते हुए नजर नहीं आएगी। जेके रोलिंग ने 3 जनरेशन पे राज किया है। जैसे अगर म्यूजिक का माइकल जैक्सन देख लें, तो अगर आप लिटरेचर का माइकल जैक्सन देखना है आपने, जिसने 3 जनरेशन को नचाया हो अपने लफ्जों पे, तो जेके रोलिंग है। हम छोटे थे तब हैरी पॉटर आया था, हमने पढ़ा था। और फिर मेरी जो छोटी बहन है, जो कि मेरे से जनरेशनल गैप है उसका, वो मुझसे 7 साल छोटी, उसने भी हैरी पॉटर पढ़ा है। और आज के बच्चे भी हैरी पॉटर पढ़ते हैं। और इवन मुझसे भी बड़े जो थे, वो भी हैरी पॉटर पढ़े हुए थे। मतलब जो उस वक्त हाई स्कूल वगैरह में होंगे, हम तो छोटे थे, जूनियर्स थे। तो उसने 3 जनरेशन पे राज किया है, सोली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोरी। उसने एक बुक लिखी और अपना जो है ना पीक, फिर उस बुक के ऊपर मूवीज बनी। फिर उन मूवीज ने इतना कमाया, फिर एक दुनिया भर बाइबल को डरने चर्च को डरने लगने लगा था कि ये बाइबल को आउटसेल कर जाएगी। इतनी बड़ी किताब लिखी है उसने। एक फिक्शन पीस है, बट राइटिंग मैंने जेके रोलिंग को देख के सीखी। और मैं समझूंगा कि भाई, अगर आपने सीखना है तो आप बेस्ट राइटर्स की तरफ जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइटिंग सीखने के लिए रीडिंग है, बेसिकली। तो आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे, उनकी राइटिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह से रूल्स को तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप बहुत सीखेंगे। उसके अलावा लिटरेचर के ऊपर यूट्यूब पे ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह बहुत कुछ अवेलेबल है। अब देखिए, राइटिंग के अंदर जो है ना, हम जो काम करते हैं, उसके अंदर 2-3 एरियाज हैं जो हमें समझना जरूरी है। एक एरिया तो है लिटरेचर का। अब लिटरेचर, यहाँ पे बहुत सारे जो कॉपी राइटर्स हैं या जो कंटेंट राइटर्स हैं, लिटरेचर से इनका कोई शगफ नहीं है, इनका लेना देना नहीं होता। क्योंकि सब ये कहते हैं कि यार ऑनलाइन राइटिंग, इसमें लिटरेचर क्या क्या काम हो सकता है। मैं ये बताऊंगा कि भाई, लिटरेचर अगर आपको आता है ना, तो आप जितनी अपनी ऑनलाइन राइटिंग को रिफाइन कर सकते हैं ना, आपकी सोच, आपको जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट ही नहीं पता पैरेललिज्म का, या सिंबलिज्म का, या पर्सोनिफिकेशन का। आपको जब ये चीजें ही नहीं पता होंगी ना, तो आपको इसकी खूबसूरती भी नहीं पता होगी। खूबसूरती जानने के लिए पहले इनको समझना जरूरी है कि ये क्या है। ये एक अलग साइड है कि आपकी राइटिंग पढ़ने में अच्छी हो, मतलब सेलेबल भी हो, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, बट एट द सेम टाइम 80% लोगों को सेटिस्फाई कर रही है जो कि नॉर्मल आईक्यू रखते हैं। तो 20% तो वो लोग भी है ना जिनका आईक्यू थोड़ा ऊपर है। उनके लिए लिटरेचर काम आता है कि जब आपके पास लिटरेचर की गिमिक्स होती हैं, और आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी राइटिंग को रिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, तो लिटरेचर, आप लिटरेचर पढ़ें। लिटरेचर पढ़ने के 50,000 सोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने राइटिंग पढ़ते हुए समझनी है ना, वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग मतलब कॉपी राइटिंग लोग समझते हैं, कॉपी राइटिंग के कोर्स कराते हैं। कॉपी राइटिंग का कोर्स कुछ भी नहीं होता, मार्केटिंग का कोर्स होता है बेसिकली। मार्केटिंग के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं जो कॉपी राइटिंग में हम ये खाली ये पढ़ते हैं ना, फ्रेमवर्क्स पढ़ा दिए, एफएबी हो गया और ये हो गया। ये तो
मार्केटिंग का एक बहुत छोटा सा सब टॉपिक है। मार्केटिंग के अंदर तो बायर पर्सोना, टारगेट ऑडियंस की रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग मिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, बी बी टू सी, डी टू सी, मतलब ये इतने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ नहीं करें आप, कॉटलर की किताब है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, किताब लेकर आएं, यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें, किताब खरीद के लें, पूरी किताब पढ़ें आप, उसके अंदर आपको मार्केटिंग के इतनी चीजें मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। मतलब आप, मैं सादा पे के अंदर काम करता हूँ तो क्या वहां सिर्फ राइटिंग थोड़ी चाहिए होती है, वहाँ मार्केटिंग चाहिए भाई। वहां पर जो जो चीजें हम कर रहे होते हैं वहां के हम पूरे, अब अहमद भाई, सादा पे की एक ईमेल अगर आपको आएगी ना तो आपके जो पीछे बंदा बैठा हो सकता है उसको ना आए, तो वो पर्पसफुली होता है। हर ईमेल हर एक को जाती नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपने कितनी ट्रांजेक्शन की हैं, आप किन जगहों पे पैसा खर्च करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन करते हैं, हम आपको एक अलग कोहॉर्ट में रखेंगे। हम एक दूसरे बंदे को बिल्कुल अलग कोहॉर्ट में रखेंगे और हर एक को एक ईमेल भी नहीं भेजेंगे। ये समझने के लिए आपको मार्केटिंग समझना जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी। इससे मेरी राइटिंग ऑब्वियसली, जाहिर है मैं मार्केटिंग जानता हूँ, मैं लिटरेचर जानता हूँ, मुझे वर्ड्स आते हैं किस तरह खेलने हैं, और मुझे पता है कि खेल के लेकर कहाँ जाना है, टारगेट क्या है। तो ये दोनों चीजें मैं मिला के कर लेता हूँ। तीसरी चीज जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ है साइकोलॉजी। मुझे लगता है कि कॉपी राइटिंग इन तीन चीजों से बनती है, जिसमें मार्केटिंग है, लिटरेचर, और तीसरी चीज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ना मैंने पढ़ा है। मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट है, मुझे इंटरेस्ट रहा है, बट मैंने कभी खुद से नहीं पढ़ी। अब मैं वो किताबें भी पढ़ रहा हूँ। और साइकोलॉजी भी कौन सी, जो बिजनेस या कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, कि ये जो बाइंग डिसीजंस होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाते। मतलब आप कुछ परचेज इम्पल्सिवली करते हो कि यार दराज पे सेल लगी है, ऑडियोनिक के ऊपर आजादी ऑफर आई है, स्पीकर खरीद ले, तो वो आपको आपको लगता है कि इम्पल्सिव परचेज है, नजर आया इश्तेहार तो ले लिया। ऐसे नहीं होता। वो इश्तेहार क्यों दिखाया जा रहा है, आपको क्यों दिखाया जा रहा है, मैं और आप ऑडियोनिक की आज बात करेंगे चाय के होटल में बैठ के, आपको ऐड आ जाएगा। आपका डेटा किस तरह से वहां जा रहा है, किस तरीके से एडवर्टाइज बनाए जा रहे हैं, आप तक आ रहे हैं, और फिर पीछे आपकी पीछे क्या नीड चल रही है। अब मेरे घर में, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने ये काम किया है। मेरे पास आजादी की डील आ रही थी, मैंने ऑडियोनिक के बड़े वाले स्पीकर्स मंगा लिए। मैंने कभी स्पीकर्स नहीं लिए जिंदगी में, बस मैंने देखा और यूं करके मैंने मंगा लिए, पैसे ही पड़े हुए थे उठा लिए। मुझे तो ये लग रहा है ना कि इम्पल्सिव डिसीजन है, बट द पॉइंट इज के उससे एक हफ्ते पहले मेरी बहन की बेटी का हकीका हुआ था मेरे घर में, मैंने पूरी की पूरी वो ऑर्गेनाइज करा था। और मुझे वहां पे स्पीकर्स की कमी थी। ऐसा नहीं था कि यार स्पीकर चलाने गाने चलाने, बट एक साइलेंस मैंने ऑब्जर्व करा। मतलब कन्वर्सेशन हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बट लाइक पीछे कुछ है नहीं सपोर्ट करने के लिए उसको। वो मैंने बैठ के सोचा कि यार मैंने स्पीकर क्यों खरीदे हैं, और जब मैंने ट्रेस बैक किया अपने दिमाग को खोद के, तो मुझे पता चला कि यार इसकी वजह वो थी कि यार उस वो इवेंट में शायद उस चीज की कमी महसूस हुई थी, तो मैंने लिए। तो मार्केटिंग पढ़ ली, लिटरेचर पढ़ लिया, अब साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि अल्फाजों का या एडवर्टिजमेंट्स का, कलर्स का मूड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इंसान के, उसका जो प्रोसेस है, नीड का प्रोसेस है, पेन पॉइंट का प्रोसेस है, किस तरीके से वो रिसर्च करता है, कौन सी चीजें हैं जो उसको सब्सक्राइब दबाने से या साइन अप करने से रोकती हैं, या बोलती हैं कर कल कल कर लूंगा, इसको अर्जेंसी कैसे पैदा करनी, ये साइकोलॉजी है। और अब मैं वो पढ़ रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि यार ये इट्स ऑल अबाउट द माइंड। अगर आप किसी के दिमाग के अंदर उतर सकते हो और वर्ड्स को एज बटन यूज करके जो बटन चाहे दबा के जो एक्शन दिलवा सकते हो, दैट्स द अल्टीमेट सुपर पावर। ये सिर्फ कॉपी राइटिंग नहीं है, हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपका। तो अब मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कॉपी राइटिंग सीखने के लिए, या फॉर दैट मैटर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग सीखने के लिए, आपने तीन चीजें पढ़नी जरूरी है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक लिटरेचर की किताब खरीदें, एक मार्केटिंग की किताब खरीदें, कॉटलर की बेहतरीन किताब है बेसिक्स के लिए, और एक आप साइकोलॉजी की जो बेसिक पढ़ाई जा रही है ना, इंट्रो टू साइकोलॉजी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप तीन किताबें खरीद के लेकर आए, आप खुद पढ़ें। जो चीज समझ नहीं आ रही, अपने दोस्त में जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उसको हफ्ते की कॉल सेट करें, उससे पूछ लें। हफ्ते में आप एक मार्केटिंग वाले, बीबीए वाले बंदे को कॉल करके उससे पूछ लें। इस तरीके से आप अपनी लर्निंग करें। आपको एक महीने में जो ग्रोथ नजर आएगी ना, वो आपको एक साल में कोई पेड कोर्स भी नहीं दे सकता। क्योंकि यार आप मुझे एक बताओ ना, साइकोलॉजी की 4 साल की डिग्री है, मार्केटिंग की 4 साल की डिग्री है, लिटरेचर की 4 साल की डिग्री है, कम्युलेटिवली है टोटल 12 साल है। आपको कोई 12 महीने में तो क्या मतलब, क्या ही सिखा देगा? 12 साल की पढ़ाई नहीं सिखा सकता आपको कोई। 70-80 हज़ार रुपए में 12 साल की पढ़ाई नहीं सिखा सकता कोई। 12 साल की मेहनत है ये। और चलो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो, आप 12 साल से काट के उसको 8 साल पे ले आओगे, 9 साल पे ले आओगे, फिर आप काम भी तो कर रहे हो, वो भी सीख रहे हो। तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। जितना ज्यादा काम कर रहे हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपकी लर्निंग है। प्लस आप ऐसी अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप पीछे उसको कॉन्सेप्ट्स के लिए चीजों को भी सीख रहे हो। ये 8 से 9 साल की आपकी ये पूरी जर्नी है।
एंड वन लास्ट थिंग, जी जी इफ यू डोंट माइंड, जो जी जी आपकी जो आपके एज यू नो कि आपका जो कम्युनिटी है, यू हैव ऑलमोस्ट माशाल्लाह 1000 प्लस मेंबर्स। जी तो जी व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ अ कम्युनिटी, एंड जो आप ये कोलेबोरेशन करते हैं, जिस तरह मोहम्मद शफीक ब्रदर हैं, एंड एक और हमारे ब्रदर हैं कॉपी राइटर के, जी समीउद्दीन जी ब्रदर हैं हमारे। सो ये आप क्या कहते हैं, आर दे थ्रू नेटवर्किंग और आर दे लाइक पेड, लाइक आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं, जी जी लेकिन इस पॉड का इन जी जी कम्युनिटी, इससे आप जिस तरह जो आप मास्टर क्लास आप जी देते हैं जी वैल्यू, इट्स सो वर्थ इट। ठीक है, आई वुड रिकमेंड एवरीवन, एंड जी इट्स जी सो फ्री। आप जो नॉलेज दे रहे हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस से दे रहे हैं। सो व्हाट्स द बेनिफिट, आप जो इतना टाइम निकाल के करते हैं इस पॉड्स का एंड इस कम्युनिटी का, जो आप कोलेबोरेशंस करते हैं, जी इनका जी क्या मतलब फायदे है आपको? अच्छा उमर भाई यार, एक तो ना सबसे पहले यार बंदे का ना वो अप्रोच होती है, मुझसे मोस्टली लोग पूछते हैं कि यार अहमद आपने ना यूट्यूब बनाया पैसे कमाने के लिए ये वो, लेकिन यार क्योंकि हर बंदे का ना एक वे ऑफ थिंकिंग नहीं है, क्योंकि लोगों को उसके बैकएंड का नहीं पता। लोगों को लगता है कि यार उसने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए है, कम्युनिटी बिल्ड की है, कि शायद उससे पैसे आ रहे हैं वो ऐसे इस तरह का। क्योंकि मेरे पास मेरी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं ऑन द अदर हैंड, जो हर क्योंकि हर बंदा अपनी जो चीजें हैं वो नहीं पब्लिकली शेयर करता है, ईच एंड एवरीथिंग लोगों के सामने रखता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मेरी इनकम स्ट्रीम वहाँ पे, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये मैंने अपना 2022 में चैनल स्टार्ट किया, अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, ये अपना रखते हुए माइंडसेट कि यार मैंने ना लोगों को ना हेल्प करनी है लोगों, क्योंकि एट दैट टाइम जब मैं न्यूबी था तो मुझे लगता था कि यार ये जो चीजें हैं ये मार्केट में लैग कर रही हैं, वो चीजें जो मैं नहीं ना जानता, कल को लोग भी आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरा जो इलाका है ना जहाँ पे मेरी साइड है फैसलाबाद की जो क्या है, लेकिन वहाँ पे लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वही जो हमारा कल्चर है कि यार डॉक्टर इंजीनियर ये वो चीज़ें सम काइंड ऑफ वो चीज़ें, वो जो चीज़ें उनको मैं लोगों को देता हूँ इनसाइट्स के, यार ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप लोग ये स्किल सेट सीख के इतना अर्न कर सकते हो। या सम काइंड ऑफ ऑन द अदर हैंड जो फीमेल्स हैं, क्योंकि वो ओबियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो ओबियसली इतना नहीं रखती, उनको अलाउ करती कि यार वो बाहर जाके जॉब्स कर सकें, ये वो चीज़ें कर सकें। तो हमें क्या करना है, मैंने वो कल्चर को एक तरह थोड़ा अपने एंड से जितना मैं कर सकता हूँ कोशिश ये मैं ट्राई करता हूँ कि यार उसे ब्रेक डाउन करूँ। सेकंड थिंग यार ये मुझे हेल्प करता है मेरी कम्युनिटी बिल्डिंग है। कम्युनिटी बिल्डिंग ये नहीं है कि खाली मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट में इनवाइट करता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि यार ना रिलेशनशिप्स बनते हैं लोगों के। अभी जो जितने लोग आते हैं 56 है 66 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो क्या होता है यार हर बंदा, ये नहीं कि आप देखोगे कि हर बंदे भूखा है, हर बंदे के पास काम नहीं है, कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा काम होता है कि वो अगले बंदे को रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप भाई आ जाए ना, आप भाई डिबेट कर रहे हैं मेरे सेशन के ऊपर, तो आप भाई का भी फायदा होगा, लोग आपको भी जानेंगे कि यार उमर भाई क्या काम करते हैं, लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ यार आपने कोई जर्नी शेयर की, आपने कोई पॉइंट शेयर किया, लोग आपको भी जानेंगे, शफीक भाई को भी जानेंगे, समी भाई को भी जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि नेटवर्किंग बढ़ती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये मेरा पर्पज है कि लोग एक दूसरे को जाने, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बिल्ड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर हो, बस यही चीज है। पेड कोई चीज मैंने आज तक, मेरे पास लोग मल्टीपल डीएम्स करते कि अहमद भाई आपका कोई पेड कोर्स है कुछ, मैंने कहा यार हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेशंस फ्री हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। क्योंकि यार देखो यार रिज़्क अल्लाह पाक की जात ने देना है, कुछ आप बंदे का ना, मेरे साथ कई लोगों के अभी तक भी फड्डे होते रहते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन यार वो जो है मैं कहता हूँ कि यार वो जाने, क्योंकि वो मैं जब भी ना लिंक्डइन का अपना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करके वापस आता हूँ तो मैं एक ना वो आयत लगाता हूँ, तो इज्जू मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशाओ, सही है ना। सो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग है। ऑन द अदर हैंड यार कोई हर बंदे ने अपना खाना है अपना कमाना है, तो किसी किस्म का कोई नहीं ऐसा, लेकिन आप पब्लिकली यार किसी को कोई चीज दे रहे हो तो वो आपको दुआओं में रखता है ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू इन एक्सेप्ट योर मनी। तो ये चीज है अमर भाई, थैंक यू। सो जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला, थैंक यू। जी समी भाई आपने, आप भाई का हमने टाइम ले लिया मैंने तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें यार, थैंक यू सो मच समी भाई वापसी के लिए। हाँ तो यार यहाँ लास्ट जो हम बात कर रहे थे वही बात कर रहे थे कि लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली क्लाइंट्स हमें कैसे कन्वर्ट करने हैं। जी जी तो यार वो बीच से कन्वर्सेशन ब्रेक हो गई, बट अगर हम वापस लेकर चलें उसको, तो मैं यही बात कर रहा था कि हमें अपनी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करना है सबसे पहले। हमारी जी जी ऑडियंस जितना ज्यादा हमारा कस्टमर होगा पोटेंशियल, उतना हमें फायदा है। अब होता क्या है कि हमारे पास कनेक्शन रिक्वेस्ट जो आती है ना ज्यादातर, वो अनलिमिटेड आ सकती है, मतलब जितने भी हमें लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहे हम उसको जो है ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई पाकिस्तानी ऑडियंस है, आपके अपने आसपास के पीयर्स हैं, सब कुछ है, आप उनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, उनको अपने नेटवर्क में ऐड करें, दे आर अ गुड एडिशन टू योर नेटवर्क। हाउएवर आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, दैट दोज आर लिमिटेड, ठीक है, वो आप बहुत ज्यादा नहीं भेज सकते, बहुत सारी नहीं भेज सकते, राइट।
तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट you always send these requests to the people that are your like going to be potential customers. तो आपके पास इनकमिंग जितनी भी आए आउटगोइंग जितनी है ना, वो सारी वो हो कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भेजें, बिकॉज ये लिमिटेड होती हैं। ठीक है, अगर आपको किसी का कंटेंट बहुत पसंद आ गया, इवन दैट पर्सन इज नॉट योर लाइक आइडियल कस्टमर, तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप उसको भेज दें। बट द पॉइंट इसके होता है ना कि आप उसको संभाल के रखें, बिकॉज वट एवर इज लिमिटेड इज प्रेशियस, आपने उसको संभाल के रखना है। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो आउटरीच वाले मैसेजेस होते हैं जो आप खुद डीएम कर सकते हैं, वो भी लिंक्डइन आपको लिमिटेड देता है। ठीक है, तो आप उन जी जी। मैसेजेस को संभाल के रखें, टू ओनली सेंड दोज मैसेजेस जब आपको 80 to 90% श्योरिटी हो कि यार इधर से मैं बहुत जबरदस्त तरीके से काम पकड़ सकता हूँ, अगर इधर नेटवर्क करने का मुझे फायदा है। एंड ऑब्वियसली व्हेन दैट इज द क्राइटेरिया, तो आप वो हर एक को नहीं भेजेंगे, वो आप अपने आइडियल क्लाइंट और ऐसा क्लाइंट जो कि आपको लगता है बहुत ज्यादा कि कन्वर्ट हो सकता है। ऑब्वियसली उसने 2-4 दफा आपके पास किसी आपके जानने वालों में आपके पास कहीं ना कहीं कोई नेटवर्किंग करी है, कोई ना कोई कमेंट कमेंट करा है, कहीं इंटरेस्ट शो किया है। अब आपके डीएम्स लिमिटेड है, आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट लिमिटेड है, तो आप उनको जो भेजेंगे ना वो बहुत देख के भेजेंगे। और इसी तरीके से आपकी एक और चीज जो है ना वो लिमिटेड है, वो है आपकी सर्च रिजल्ट्स। तो सर्च रिजल्ट्स ये होते हैं कि आप जब सर्च करते हैं तो आपको लोग दिखते हैं, वो बहुत लिस्ट आती है, तो वो भी रिजल्ट्स आप एक लिमिटेड अमाउंट तक व्यू कर सकते हैं। तो आपका जब वो कोटा पूरा होता है तो फिर आपको मंथ का वेट करना पड़ता है, मंथ के बाद ये सारी चीजें रिफ्रेश होती है। तो आप जाहिर सी बात है उसके अंदर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो उसका फिल्टर्स हैं उसके अंदर जो लोकेशन है, जो डेजिग्नेशन है, जो इंडस्ट्री है, जो फील्ड है, वो लगा के आप सर्च करें। उसमें आपको लिस्ट आएगी उन लोगों के, आप लिंक्स अपने पास सेव करें। ऑब्वियसली आप बार बार थोड़ी सर्च करेंगे, जो आपको उनमें से पोटेंशियल लोग लग रहे हैं उनके लिंक्स अपने पास सेव करें, एक एक्सेल शीट बना लें, उसमें सेव करें और उसके बाद उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। जो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, जिस डेट को एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन करें। अब आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आपने 100 लोगों को इस तरह से भेजा और 100 के अंदर से लेट सपोज के 24-25 लोगों ने वो एक्सेप्ट किया। नाउ दीज 24-25 पीपल, अब आप इनको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालेंगे कि यार ये हैं, एंड आई एम टारगेटिंग कि इन 24 में से कोई ना कोई मेरी सर्विस ले। अब आप उसी एक्सेल शीट को मेंटेन करते हुए आप इन 24 के अंदर से पहले आप लेट सपोज 7 का एक सैंपल निकालेंगे कि यार ये 7 हैं जो सबसे ज्यादा मेरी स्किल सेट के साथ अलाइन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इनको मैं अपना बेच सकता हूँ। आपने उन 7 की वेबसाइट्स खोली, उनके सोशल्स देखे, उनका एसईओ के मैट्रिक्स देखे उठा के, एचआरएस पे डाल के, एसएमआरएस पे डाल के, बेसिकली आपने उनकी रिसर्च करी, उनकी स्टडी करी और समझा कि यार ये बिजनेसेस क्या हैं, इन बिजनेसेस की क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं, क्या क्या चीजें ऑप्टिमाइज्ड हैं, क्या ऑप्टिमाइज नहीं है, और मैं कहाँ आ सकता हूँ। जब आपने ये चीज देख ली, अब आप कॉन्स्टेंटली वही कंटेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 7 लोग हैं तो आपने 7 पोस्टें बनाई जिनमें उन लोगों का नाम नहीं है, बट वो डायरेक्टली उनके किसी प्रॉब्लम या उनके कंसर्न के ऊपर है। और कहीं कहीं तो आप उनके बिजनेस को मेंशन भी कर सकते हैं, अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक बहुत न्यूट्रल सा एनालिसिस कर रहे हैं कि यार फलाना फलाना है, इसकी ये कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपने उसकी पोस्ट बना के डाल दी। कि भाई अब आप देख रहे होंगे कि मैं काफी बिजनेसेस के आजकल ये डाल रहा होता हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स पे कमेंट कर रहा होता हूँ। वो इसलिए ऐसे ही नहीं कर रहा होता, आई एम लाइक टारगेटिंग देम, मैं उनको कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे फनल का हिस्सा है। तो आप उन्हीं ब्रांड्स की कॉपी पे, उनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पे, उनकी एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर पोस्ट बनाते हैं। और दैट सी बात है, कहीं आप उनको टैग करते हैं, कहीं आप उनको टैग नहीं करते, बट मैसेज पहुंच रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट का लाइक आ जाए वहां पे, या कोई कमेंट आ जाए, कोई रिएक्शन आ जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, मतलब तब तो आपकी जो स्ट्रैटेजी हो, आप लकी भी हो और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त जा रही हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उस चीज को नहीं देख रहा, तो फिर आप उनको इनबॉक्स करते हो। इनबॉक्स पे करने के बाद ये होता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको इनबॉक्स करते हैं और बोलते हैं भाई मैं ये बेचता हूँ, ये ले लो। सो दिस इज नॉट हाउ यू सेल। ठीक है, द बेस्ट वे टू सेल इज नॉट सेल एक्चुअली। ठीक है, आप बात करते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो आपने उसको मैसेज किया, आपने मैसेज करके बोला कि यार आप क्या काम करते हो, क्या सीन है, आपका बिजनेस क्या है, एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन शेयरिंग व्हाट दे आर डूइंग। जब वो आपसे बात करें और आप वहां पर अपने पोस्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजोगे, उस पोस्ट के अंदर से जो चीज उस कन्वर्सेशन के अंदर जहां जहां फिट हो रही है, आप बताते चले होगे कि यार मैंने आपकी कॉपी देखी थी एंड आई रियली लाइक आपने इसके अंदर जो फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है, बट आई थिंक कि आपकी जो इस वाले पेज पे वो कॉपी मजेदार नहीं है। तो क्या सीन है, इसके इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपके बिजनेस का जो आपने नाम रखा है इसके पीछे क्या लॉजिक है, कलर स्कीम चुनी है इसके पीछे क्या लॉजिक है, एसईओ के लिए आप कुछ करते भी हैं कि नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। बात करते करते आपको काफी चीजें पता चलेंगी, एंड वंस यू गेट इनफ इंफॉर्मेशन जहां पर आप उनको एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन दे सकते हैं,
तो आप कुछ नहीं करें, आप जाएं, एक रात बैठें, आपने 24-25 लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, अभी आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये आपसे बात भी कर रहा है, आपसे एंगेज भी कर रहा है, आपको अपनी चीजें ही बता रहा है, आपका कनेक्शन भी बन रहा है, आप उसके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन दें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस कॉपी की फॉर एग्जांपल आपने क्रिटिसिज्म किया था ना कि यार इस पेज पे ये कॉपी आपकी अच्छी नहीं है, आप वहां पे उसको फ्री में कॉपी लिख के दे दें, बोले यार ये मैंने लिखा है कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो आपको या तो, अगर आपका काम अच्छा है तो वो ऑब्वियसली आपकी तारीफ करेगा और बोलेगा कि यार ठीक है, चलो लेट्स लाइक इसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर आया बात करते करते आप उसको सेलिंग की तरफ आते हो और आपकी फिर पिच वगैरह जो भी आप उसको लेते हो, एंड बहुत आराम से बंदा कन्वर्ट होता है अगर आपका उससे इस लेवल का ट्रस्ट डेवलप हो गया, इस लेवल की आपने, जाहिर सी बात है आपने गिव एंड टेक का रिलेशन होता है ना, तो आपने पहले गिव कर दिया, तो अल्टीमेटली सबको ही पता होता है कि एक पॉइंट होगा जब उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये आपने जो 24 लोग 25 लोग आपने शुरू में टारगेट किए थे, एक महीने तक आप इन पे काम करें, इस एक महीने में आपने अगर एक भी कन्वर्ट कर लिया तो याद रखें आपका अपवर्क या फाइवर नहीं है, हाई टिकट सेल है। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको हाई टिकट क्लाइंट मिलता है बिकॉज आप डायरेक्ट डिसीजन मेकर से बात कर रहे होते हैं, जिसके पास कोई बजट नहीं, जिसको कोई बजट नहीं दिया जाता वो खुद बजट सेट करता है। तो अगर आपको, आपने उसको दिखा दिया कि आप उसकी कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं और आपने एक फ्री उसको सैंपल भी दे दिया और आपने नेटवर्किंग भी कर ली, तो इन 24-25 लोगों में से आप एक आराम से कन्वर्ट कर ही लेंगे। और अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो दो वजूहत हैं, या तो एक वजह यह है कि आपका स्किल सेट अभी भी कच्चा है, या दूसरी वजह यह है कि आपको बेचना नहीं आता। ठीक है, तो फिर अगर आप 24-25 लोगों को हाइपर फोकस टारगेटिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप में मसला है, मसला दूसरी साइड से नहीं है। ठीक है, कभी आप अनलकी भी हो सकते हैं, कभी आप बहुत लकी भी हो सकते हैं, जैसे कि एक महीने मैंने तकरीबन 3 क्लाइंट्स कन्वर्ट किए थे और दैट वाज लाइक द बेस्ट आई कुड डू फ्रॉम लिंक्डइन। तो वही बात है, मैं खुद भी बहुत अच्छा सेलर नहीं था, अब ये कि बात करते करते लोगों से नेटवर्किंग करते करते समझ में आ रहा है दिस इज हाउ यू। अब होगा ये कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत मेहनत है, तो मेरे भाई अगर आपने बड़ा रिटर्न चाहिए ना, बड़ा गेम खेलना है, तो आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, बाय इन्वेस्टमेंट आई मीन योर टाइम। ठीक है, एंड योर ऑब्वियसली एफर्ट। तो अगर आपने वही 2,000-3,000 का क्लाइंट एक दफा का वन टाइम उठाना है तो वो आपको अपवर्क फाइवर से आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप बात कर रहे हैं 8,000 9,000 या $15,000 की क्यूमुलेटिवली 6 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की इनकम जो कि आपको मिलती रहे, या आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑन बोर्ड आपके साथ हो, तो फिर आपने हाई टिकट की तरफ जाना है। और हाई टिकट के लिए पहले आपने अपनी हाई टिकट ब्रांड बनानी है, हाई टिकट इंसाइट देना है, और फिर हाई टिकट नेटवर्किंग करनी है और हाई टिकट सेलिंग करनी है। जब हम, जिस एजेंसी में मैं काम करता हूँ यूएस वाली, जब हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं तो वहां पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि एक सेलर बैठा हुआ है जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको सिर्फ बेचना आता है, स्किल नहीं है, वो उसको कोल्ड कॉलिंग कर रहा है या एक लीड कहीं से उसने बाहर से उठा ली उसको कॉल कर रहा है, उसको घुमा रहा है, उसको अपसेल करने की कोशिश कर रहा है पहली ही कॉल के अंदर, और पहली कॉल के अंदर उसको रिजेक्शन मिल रहा है। वहां हम लोग इस तरह नहीं करते, हमारे पास 4 बंदों की टीम जाती है और सामने से भी 4 बंदों की टीम बैठती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से। वहां पे एक 45 मिनट्स का पावर सेशन होता है जहाँ पे वो आइडिया शूट कर रहे होते हैं, हम आइडिया शूट कर रहे होते हैं, और हम उनको एक वेबसाइट ही बेचने जा रहे होते हैं, और हम उस एक मीटिंग के अंदर उनको 4 चीजें बेच देते हैं बिकॉज 4 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्टली बेच रहे हैं विदाउट एनी मिडल मैन, विदाउट एनी सेलर। तो इस तरह की हाई टिकट मीटिंग सेट करने के लिए हाई टिकट नेटवर्किंग होनी चाहिए, और वो आपको लिंक्डइन से ही आप कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये आपने काम किया, आपने देखा कि यार अगर आपने 3 महीने भी लग के काम किया, 2 महीने भी लग के काम किया, और अगर आपने कोई क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया, आप सीधा सीधा जाएं, अपना क्रेडिट कार्ड निकालें, अपना डेबिट कार्ड, जो भी है आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जहाँ से हो सकती है, नेविगेटर खरीदें, नेविगेटर 1 महीने का फ्री आता है, और जैसे लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर है, नेविगेटर से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हट गई, अब आप जितनी चाहे प्रोफाइलें देखें, ऑब्वियसली उसकी भी लिमिट है बट लिमिट बहुत ज्यादा है, जितनी चाहे प्रोफाइलें देखें, जितने चाहे इनबॉक्स भेजें, अपने प्रोस्पेक्ट्स को और ज्यादा आप प्रिसाइजली टारगेट करें, डेमोग्राफिक्स देखें, टाइम जोन देखें, जो उनकी लोकेशन है वो देखें, किस नीश का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप टेक्निकल और स्पेसिफिक हो सकते हैं आपको हर चीज से नेविगेटर दिखाएगा, वहां से आप फिर खेलें। तो ये जो 24 का आपने टारगेट बनाया है, अगर आपके पास नेविगेटर है और आपके पास एक एक दो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो आप आराम से 100 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, और 100 के अंदर बताया थी कन्वर्जन का चांस भी ज्यादा है। और इसमें ये नहीं होता कि यार आपने जो है वो 10% 20% कन्वर्जन लेना है, भाई इधर 2-3% भी आपको इतना पैसा ला के देता है कि आप बोलते हो कि यार मैं पूरे साल के लिए बुक हूँ आराम से। तो लिंक्डइन का गेम ये है, लिंक्डइन का गेम, और लिंक्डइन का गेम हमारे लिए नया है बिकॉज हम इसमें अभी कूदे
दुनिया में सबसे ज्यादा जो लीड्स कन्वर्ट हो रही है ना वो लिंक्डइन पे ही हो रही है। बाहर लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड काम हो रहा है, और बाकायदा पूरी पूरी एजेंसीज बनी हुई हैं जो लिंक्डइन से आउटरीच कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, इवन कंपनीज को बिजनेस ला के दे रही हैं। तो एक चीज है कि इवन अगर आप एक एजेंसी चलाते हैं, किसी एजेंसी में काम करते हैं, आपने ये समझना है कि आप एक एसईओ वाले, एक डेवलपर, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक कॉपी राइटर, आपसे ज्यादा आपकी प्रोडक्ट को जो आप एक सेलर नहीं जान सकता, क्योंकि आप वो काम करते हो। तो आपका जो कस्टमर है उसके जितने सवालात के जवाब आप दे सकते हो ना सेटिस्फाइंग तरीके से, वो एक सेलर नहीं दे सकता जिसको हर चीज की सरफेस नॉलेज और किसी की भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आपका एज अ प्रोफेशनल टारगेट ये होना चाहिए कि आपने इन सेलर्स को एलिमिनेट करना है बीच से। और वो तब हो सकता है जब आपका ब्रांड अच्छा है, जब आपका कंटेंट अच्छा है और आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारी एक एजेंसी में मैं काम करता हूँ, वहां पर ये सीन होता है कि वहां पर बार अपर इधर से हम लीड नहीं लाते, हम लोग वहां पर ब्रांडिंग करते हैं अपनी एम्प्लॉयज की। और वो जाहिर सी बात है वो मेरे अंडर ही आती है सारी चीजें। आपको नहीं पता होगा आपके जो टॉप लिंक्डइन के ऊपर इन्फ्लुएंसर है ना, उनमें कितनों का कंटेंट मैं लेकर हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे कंटेंट को लाइक नहीं करते, बट वो वहां जाके लाइक कर रहे होते हैं। टेंशन नहीं लो, आप मेरे ही कंटेंट को लाइक कर रहे हो, तो आपको नहीं पता। तो इस तरह का सीन है। अब वहां पे ये होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज की ब्रांडिंग करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज जो पूरे दिन काम कर रहे होते हैं हम उसी को डॉक्यूमेंट करके उसी पे कंटेंट बना के उनका कैलेंडर चलाते हैं। लीड उनके इनबॉक्स में गिरती है और वो कंपनी की लीड होती है। और वो जैसी बंदा आता है बोलते हैं यार ये कराना, ठीक है यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको हमारे जो सेक्रेटरी है जो भी है उससे मैं बात करता हूँ, वो आपको वो करेगा। कंपनी के थ्रू आप उसको ऑनबोर्ड करते हो। हाँ, अब वो बोलता है आगे कि यार ठीक है मैं कंपनी के थ्रू आ रहा हूँ बट मुझे काम अहमद भाई से ही कराना है। बोला हाँ, अहमद भाई ही आपके अकाउंट मैनेजर है, कंपनी के थ्रू आओ। तो इस तरीके से होता है। और कंपनी इस तरह पैसे कमा रही है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड थोड़ा कम है, अभी थोड़ा आया नहीं। अभी हम उस मेंटालिटी से नहीं निकलेंगे, लीड्स खरीदेंगे, कॉलर बिठाएंगे, और अभी हम उसी में चल रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग यार इतनी अच्छी है, ईमेल मार्केटिंग में समझ में आता है कि लोग क्यों नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है। सादा पे के अंदर मैंने एक ईमेल कैंपेन बनाई थी जिसके अंदर मैंने 4 ईमेल्स लिखी थी, और ये 5 हफ्ते के दौरान में हमने ये पूरा करा है। 4 ईमेल्स लिखी हैं और 5 हफ्ते का हमने टाइमलाइन लगाया था। और हमारा जो टारगेट था वो लोग थे जो सादा बिज के 2 किस्म के यूजर्स थे। एक वो जो सादा बिज यूज करते थे और छोड़ के चले गए बिकॉज हमारी सर्विस बहुत कचरा थी, ठीक है। और दूसरे वो थे जिन्होंने सादा बिज के लिए साइन अप करा है बट आगे प्रोसीड नहीं किया, कभी ट्रांजेक्शन नहीं करी। हमने इन दो को सिलेक्ट ग्रुप बनाए। 4 ईमेल मैंने लिखी है, 5 हफ्ते के दौरान ही में हमने वो कैंपेन पूरी चलाई है। अहमद भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि उस कैंपेन से हमने तकरीबन ढाई, अभी जितना मेरी नॉलेज में है, $250,000 हमने अंदर माशाल्लाह। करे उन 4 हफ्तों के अंदर, 5 हफ्तों के अंदर की कैंपेन के अंदर, सिर्फ 4 ईमेल से। और ये 4 ईमेल मैंने किन्हीं गोरों को नहीं भेजी है, पाकिस्तानियों को भेजी है। जी। ठीक है, लोग ईमेल पढ़ते हैं। अगर आप हाँ जी। ईमेल अच्छी लिखेंगे तो आप डॉलर्स, और हम डॉलर्स लेकर आए पाकिस्तान की आवाम से। तो आप सोचें कि मतलब कितना ज्यादा स्कोप है अगर आप इंटरनेशनली इस चीज को लेकर चलें। आप डेटा बनाएं, लीड्स जमा करें, बिजनेस डेवलपमेंट करें, लिंक्डइन से वो चीजें निकालें, कोल्ड ईमेल्स बनाएं, अच्छी पिचेस बनाएं, ईमेल करें। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। आप अपवर्क, फाइवर, इन चीजों से निकलें। मतलब ये भी चीजें अच्छी हैं, इन पे भी काम करें, इन पे भी करना चाहिए। बट और दूसरे स्ट्रीम्स ढूंढें। ब्लॉग्स बने। ब्लॉग, मैं तो कहता हूँ हर राइटर का एक ब्लॉग होना चाहिए। जो राइटर ब्लॉग नहीं चला रहा वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ, मतलब वो क्या क्लाइंट्स के लिए लिखता रहेगा, उसका अपना कोई ब्लॉग नहीं। अपनी नीच बनाए, एसईओ वालों के से हेल्प ले, डिजाइनर से हेल्प ले, डेवलपर से हेल्प ले। 50 दोस्त हमारे होते हैं, ये जो अभी कह रहे थे हमें कि नेटवर्किंग का फायदा है ना, नेटवर्किंग का भाई ये फायदा है कि यार 50 दोस्त आपके होते हैं। एक कॉल पे मेरा डेवलपर रेडी है, मैं उसको कुछ ना भी पे करूंगा ना तो वो मेरा छोटा मोटा काम कर ही देगा। इसी तरीके से छोटा मोटा कॉपी मैं उसके लिए लिख दूंगा। तो बनाए, एक ब्लॉग साइट बनाए, अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए, नीश सेलेक्ट करें, कीवर्ड रिसर्च करें, ब्लॉग चलाते रहें। हफ्ते में 3 ब्लॉग डाल दें, हफ्ते में 4 ब्लॉग डाल दें, कोई मसला नहीं है। 3 महीने में, 4 महीने में वो ग्रो करेगी। ग्रो नहीं करेगी तो आप उनके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ठीक करेंगे। ब्लॉग के ऊपर फिर आप एफिलिएट भी जा सकते हैं, पैसिव अर्निंग भी आ सकते हैं, उस ब्लॉग को एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने आपका नीश ऐसे चुना हुआ है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये सारी चीजें, इनमें तो खैर मैं बहुत पीछे हूँ, इसमें तो मुझे अभी बहुत काम करना है। बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज जिससे आप अपनी इनकम स्ट्रीम अच्छी कर सकते हैं। एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि बहुत जबरदस्त चीज है, जिसपे मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को फोकस करना चाहिए, वो है रिमोट जॉब्स बाहर की। ये यार इतना जबरदस्त फ्रूट है क्योंकि इसके ऊपर इतना कंपटीशन नहीं है।
और हम लोग शायद इस तरफ इतना देख नहीं रहे हैं। मैं भी इस चीज से थोड़ा सा ऑब्लिवियस था, बट मुझे एक लड़की ने हेल्प करी। उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है तो तुम रिमोट जॉब्स क्यों नहीं पकड़ते यूएस वगैरह से। मैंने बोला यार कैसे पकड़ते हैं। उसने लिंक्डइन में दिखाया है कि यार आप वहाँ पे लोकेशन चेंज करो, आपको रिमोट जॉब्स बहुत सारी नजर आएंगी, आप वहाँ पे अप्लाई करो। फिर वर्केबल है, हायरडली, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे हम वो टेम्पलेट सेव करते चले आते हैं। 10 जॉब साइट जहाँ से रिमोट मिलेंगी, 200 जॉब साइट खोल के कोई भी नहीं देखता। अरे अमल भाई हाँ जी। ठीक है, आप उसको खोलो, अच्छा सीवी बनाओ, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, ईमेल करो। मैंने इसी तरह करा है, मतलब मैंने कहीं और से थोड़ी पकड़ी। रिमोट जॉब्स जो आपको बाहर के टाइम जोन में मिलेंगी ना, उनका बड़ा फायदा है, ये अच्छा पे करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कल्चर है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास कोई टाइम ट्रैकिंग नहीं है, कोई क्लॉक वो नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किस टाइम पे काम कर रहा हूँ, किस तरह काम कर रहा हूँ, नोबडी केयर्स। द ओनली थिंग दे सी के यार समी जो क्लाइंट तुम्हारे पास है, इफ दे आर हैप्पी वी आर हैप्पी, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो सिंक होता है या जो आपका कह लें कि मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, वो आपके कैलेंडर में बनी भी आ रही होती है, इस टाइम पे सेट है, आपने उस टाइम पे ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद सारा का सारा आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई टाइम ट्रैकिंग नहीं होती, कोई आपने शक्ल नहीं दिखानी, कोई हाजिरी नहीं लगानी। अपने कंफर्ट जोन पे आप काम करें और रिमोट पे आप काम करें। आपको यकीन माने अहमद भाई, 1500 2000 डॉलर की जॉब आराम से मिल रही आराम है। से मिल बस जाती आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तरीकेकार आना चाहिए, प्रेजेंटेबल, और आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए कि भाई आप लोग। मैं वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास फोन, गाड़ी, या इवन जो मेरा घर है या मेरा अपना जो रूम है वो बहुत सादा है। मैं हर चीज बहुत सादी रखता हूँ, मैं मेरी ड्रेसिंग भी बहुत सादी है। कोई कभी कभी मुझे अगर कोई पब्लिक में देख लेगा ना तो वो पहचानेगा नहीं कि ये समी भाई ही है। बट द पॉइंट इज कि मेरा जो सेटअप है, मतलब जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो टूल्स जितने सारे के सारे एआई टूल्स जितने होते हैं, एसईओ के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पर्सोना एनालिसिस के लिए, कंटेंट जनरेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, वो सारे मैंने खरीद के रखे हुए हैं, अपनी जेब से इन्वेस्ट करे हुए हैं। बिकॉज मुझे पता है ना कि यार जो जहां से कमाना है वहां पे आपने खर्चा करना है, है। चीजों के लिए आप रेडी हो। वो मुझे बोलते हैं इधर इस प्लेटफॉर्म पे आना है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। बोलते हैं भाई लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट, ये वो, हर चीज, इन चीजों पे आप खर्चा करें और आप रेडी रहें हर चीज के लिए, तो आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा काम करने का, और आराम से सीन हो जाएगा। तो ये एक है, रिमोट जॉब पे फोकस करें, ये बहुत टाइट चीज है। राइटर हैं तो ब्लॉग बनाए, एसईओ वाले हैं तो ब्लॉग बनाए, बैकलिंक वाले हैं तो ब्लॉग बनाए, कोई भी काम करते हैं ब्लॉग बनाए, और ब्लॉग बनाया हुआ है तो सोशल मीडिया बनाए, ब्लॉग को सोशल मीडिया पे स्केल करें। सोशल मीडिया भी है, ब्लॉग भी है, यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस बनाएं, वीडियोस के ऊपर काम करें, ये सारी की सारी चीजें भी हैं। तो आप जो है फिर लिंक्डइन आउटरीच के ऊपर चले, या लिंक्डइन के ऊपर अपनी ब्रांड बनाए, क्योंकि फिर आपके पास बहुत तगड़ी ब्रांड बन सकती है। अपने लिंक्स बनाए इंटरनेट के ऊपर, अगर आपका कोई नाम लिखता है तो शुरू के 10-15 लिंक आपके बारे में होने चाहिए। ये गोल बनाए अपना साल के एंड तक का। ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क्स में जाएं, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स के अंदर जाएं, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ इस तरह और चीजों पे जाएं। इनका लिंक जनरेट होगा, इंटरनेट पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगी, कल को आपका विकिपीडिया पेज बनना होगा, आपकी सारी लिंक्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। तो मतलब हर चीज जी। स्केल होती है टाइम के साथ साथ, और फौरन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं है ना तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब वो सिर्फ एक 9 to 5 के अंदर आप फंसे हुए हैं, और क्लाइंट से इसी बहस में लगेंगे कि ये एआई कंटेंट है, नहीं है, मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, इन चीजों से बाहर निकले। मुझसे यार, मैं यकीन माने अहमद भाई, कभी कभी एआई कंटेंट अगर लिख के दे भी दूं ना, मेरे पास ऐसा भी होता है कि यार 15 मिनट है और मुझे एक लैंडिंग पेज देना है, मैं कहाँ से दूंगा? मैं कोई जिन थोड़ी मेरे पास के मैं निकाल के हाँ। 15 मिनट में, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो हम क्या एआई इस्तेमाल नहीं करते? हम करते हैं। लेकिन जिन्होंने एआई बनाया ना वो नहीं पकड़ सकते कि एआई इस्तेमाल हुआ है, हम करते हैं ना, तरीके से हमें आता है। तो पॉइंट इसके, इन बहसों से निकलने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल की स्ट्रॉन्ग करनी है। मुझसे कभी कोई किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि सनी भाई इसमें एआई इतना परसेंट आ रहा है या ये एआई से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एआई के क्रिटिक मैं हूँ। मैंने लिंक्डइन पे जो इतनी बहस करता हूँ एआई के ऊपर, वो इसीलिए करता हूँ भाई कि मेरी एक तो अवेयरनेस फैल रही है, दूसरी चीज ये कि मेरी ब्रांड स्ट्रांग हो रही है कि यार समी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और मैं कभी करता भी नहीं हूँ। बट द पॉइंट इज कि आपकी ब्रांड वही होती है जो आप दिखाते हैं। तो जब आप दिखा देते हैं ना, फिर आपको मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि यार मुझे इतने पैसे आप दे रहे हैं इस चीज के लिए, या मेरा वर्क फ्लो ये होगा, या मेरा काम ये होगा। उस पॉइंट पर आए कि क्लाइंट्स को आप चूज करें, क्लाइंट्स से ये पावर ले लें, आप चूज करें कि यार ये क्लाइंट बहुत हसल वाला है, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगा इसके। तो ऐसा भी होता है, और लोगों की हेल्प करें। मैं बताता हूँ कि जितनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितना भी मुझे आज दिया है ना, उसमें मेरा जो इनपुट है ना वो होगा 20%। मतलब मेरे अपनी पर्सनल जात से जो मैंने मेहनत करी ना वो 20% है। 80% दुआएं हैं भाई। और ये मेरा बचपन से मैंने देखा है, मैं कुछ भी नहीं करता है यार, मुझसे ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बचा लेता है कहीं ना कहीं से।
तो भाई वो दुआएं होती हैं, आप लोगों की मदद करेंगे ना। अभी ये सवाल हुआ था ना कि हम ये क्यों करते हैं, भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेल्फिश ही है भाई, ये इन्वेस्टमेंट है। ये हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के साथ इन्वेस्ट करने से बेहतर इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को दें, लोगों के लिए देने वाला हाथ बने, आपका कहाँ से रास्ता खोलेगा, कहाँ से कुछ होगा। ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, 1.5 साल पीछे जा रहा हूँ। गैरी टेक के साथ मेरा कुछ इस तरह का हुआ था सीन कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, मेरी बहन की शादी 2 महीने में थी, और मैं तकरीबन उस वक्त 3.5 के मार्जिन से गिरा था, और इतना नीचे गिरा था कि मैं उस वक्त 80-90 पे आ गया था पर मंथ। और क्योंकि सोल उसकी पूरी शादी मैंने ही देखनी थी, जी मतलब जी अल्लाह ताला मेरे को जी दिखवा रहा जी। था। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था कि यार अब मैं क्या करूं, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से होगा ये। और मेरे घर वाले जो है वो काफी परेशान थे इस चीज को लेके कि यार एकदम इतना बड़ा अमाउंट गिर गया और अभी हमें इतने सारे खर्चे करने रह गए। और क्योंकि उसी वक्त उस मतलब जो है वो और भी चीजें खर्चे घर में चल रहे थे, तो मैं जी जी फंस गया था बहुत जगहों से। और मेरी ऐसी आदत है नहीं कि मैं ऑब्वियसली लोगों से मांगू, और मेरे अपने दोस्त, और जितना बड़ा अमाउंट था ना वो मैं लोगों से मांग भी नहीं सकता था यार। मैं अपने दोस्त पे कभी भी इसको इतनी परेशानी में नहीं डालूंगा कि मैं उससे ऐसी एक डिमांड कर लूं जो मुझे पता है कि वो पूरा तो करना चाहता है बट कर नहीं पाएगा और फिर उदास होगा। तो मैं बैठा हुआ था ऐसी, ऑब्वियसली टेंशन होती है सर पे, लेकिन ये नहीं था कि नाउमीदी नहीं थी, क्योंकि हर दफा ऐसा हुआ है अहमद भाई, जब चाहा है ना और जितना चाहा है आया है, बल्कि उससे ज्यादा आया है। और एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि एतकाद आपका कैसे या फेथ इतना पक्का कैसे होता है। यार फेथ के लिए तो इतना ही काफी है कि जब चाहिए होता आ जाता है, ठीक है। बट मेरे साथ एक और बड़ी यूनिक चीज होती है, वो होती है टाइमिंग। जिस टाइमिंग पे अल्लाह देता है ना, मतलब जिस टाइम पे वो चीज मिलती है, वो टाइमिंग इतनी जबरदस्त होती है ना कि उससे पता लग जाता है कि यार ये कोई बाहर से ही कुवत है जिसने जी इंटरवीन जी। करा है, और जो चीज नहीं जोड़ रही थी ना उसने इसको जोड़ के तुम्हारे हाथ में करा है। वरना ऐसा हुआ है कि एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, और वो मीटिंग बिल्कुल ऐसी ही थी कि वो क्लाइंट हाथ से जा रहा था, उसमें मेरी भी गलती नहीं थी, कभी कभी नहीं बन पाती बात, आप कुछ भी कर लो। और एक बहुत बड़ा इनकम जा रहा था मेरे पास से, जिससे मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। बट उसी रात को मुझे एक पेमेंट अपने राइटर को करनी थी, जो कि एक बड़ी पेमेंट थी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निपटाया था। और मैं सोच भी नहीं रहा था कि यार क्या होगा, उस वक्त तो मैं डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ था कि ठीक है चलो, अगर जा भी रहा है क्लाइंट तो एक अच्छा रिव्यू देके चले जाए। और उसी दौरान मेरा एक और फ्रीलांसर जिसके लिए मैंने काम किया हुआ था, उसका मैसेज आया है कि भाई इसने मुझे इतने अमाउंट भेज दिया उसी वक्त। मतलब मिनट्स का फर्क होगा, और ये तो शाम में भी हो सकता था, एक दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन मिनट्स के फर्क से अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाया कि जानी टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं करता रहूंगा अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी। तो भाई लोगों के लिए मदद करना बहुत जरूरी है। और लोगों को यार यकीन माने, आप पैसे दे के मदद कर दोगे ना उसका कोई फायदा नहीं, मतलब एक दफा का फायदा है ना, लेकिन अगर उनको सिखा दोगे मछली पकड़ना, तो आपने रोज उनको मछली नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद मछली पकड़ेंगे और खुद खाएंगे। तो यार यही गोल है, ये इन्वेस्टमेंट है, हम अपने ही लिए कर रहे हैं। इन दी एंड हमें इस दुनिया में भी फायदा हो ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत में भी इंशाल्लाह होगा भाई। दुआएं लेना है, और भाई किसी का अगर दिल दुखा है तो मैं दिली तौर पे मतलब इस चीज से वो करता हूँ यार, कभी कभी हम भूल जाते हैं, बट जी ये कि जी यार ऐसे। करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा समी भी ना एक चीज होती है कि लाइक जब हम लोग ड्यूरिंग, क्योंकि न्यूबी भी हैं हम लोग भी हैं, सो हम लोग जब अपने क्लाइंट्स के साथ फर्स्ट उनके साथ डीएम करते हैं, कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो की कह लो कि एक सिमिट्री है, ठीक है, हम लोग उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें, या हम लोग अपने पोर्टफोलियो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एज अ न्यूबी, हमारे पास वो पोर्टफोलियो नहीं होता इन दैट सिनेरियो, तो तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास पोर्टफोलियो है तब हमें ऑर्गेनाइज उसे किस तरह, वे हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होना चाहिए जब हम क्लाइंट से एक सम काइंड ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, या उसे कोई ऑडिट दे रहे हैं? तो ये चीज सर समी भाई हम काफी फेस करते हैं लोग। यार देखो, एक चीज है, वो बड़ी जरूरी है समझना कि जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो में यूजुअली हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट और सब कुछ दिखाएं। ठीक है, तो हम उसको बहुत ऑब्वियसली स्ट्रक्चर करते हैं कि हम उसमें हर तरह की कॉपी है, हर तरह की वेबसाइट पे हमने जो एसईओ पे काम किया हुआ है वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना के पेश करते हैं। बट द पॉइंट इज के लोगों का टाइम जो है ना वो बहुत कीमती है, और हमें नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ हम एक एक सेकंड से या दो दो सेकंड से चूकते हैं। ठीक है, हाँ हमने ये चीज समझनी है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना सामने वाला, वो आपसे चाह क्या रहा है। उसको इंटरेस्ट नहीं है
3 या 4 दफा स्क्रीन स्क्रॉल करने की, ठीक है, वो 4 दफा स्क्रॉल करने में अपनी एंगेजमेंट खो देगा। और हो सकता है कि बहुत नस्ली चीज नीचे पड़ी भी हो बट वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ऊपर की चीज उसके काम की नहीं थी। अब उसमें ये एक बड़ा मसला है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपने सिलेक्टिवली भेजना है, ठीक है। अब सिलेक्टिवली भेजने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सिलेक्टिवली कितने पोर्टफोलियो बनाओगे भाई, हर क्लाइंट के लिए अलग पोर्टफोलियो तो नहीं बना सकते। तो मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ, ऑल्दो मुझे बनाना है, बट मैंने अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर फोल्डर्स बना के अपना बेस्ट काम वहां रखा हुआ है। और वो बेस्ट काम क्योंकि ड्राइव पे ना, तो उसको अपडेट करने में मुझे मुश्किल नहीं होती। तो आज बैठे बैठे मैंने कोई बहुत गलत चीज लिख दी तो यार उठा के फौरन से उसका एक कॉपी बनाई और डाल दी। अब यूजुअली क्या होता है कि उसी का लिंक मैं, अच्छा पोर्टफोलियो का लिंक अलग से नहीं भेजता, मेरी सीवी के अंदर ही जहां पोर्टफोलियो का वर्ड आ रहा है वहां पे हाइपर लिंक हुआ हुआ है वो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट होके खेलें। तो वो हाइपर लिंक जब क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे पहुंच जाते हैं, जो चीज उनको चाहिए, जो चीज उन्होंने देखनी है उनको मिल जाती है। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये होती है कि आपकी जो भी हम लोग, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग लिखा है अभी, बहुत अच्छा ब्लॉग है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिंकिंग द ब्लॉग, उस ब्लॉग की जो भी प्रोसेस था ना उसके पीछे, वो भी मौजूद होना चाहिए उस ब्लॉग के साथ, कि भाई ये किस टारगेट ऑडियंस के लिए, किस सिचुएशन में लिखा था, क्यों लिखा था, किसके लिए लिखा था, क्या सीन है। तो वो भी थोड़ा सा आप वर्क फ्लो बताएंगे ना उसका, कि मैंने ये यूज किया, ये यूज किया, इसके, तो वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट आपके हर सैंपल के साथ एक वर्क फ्लो भी उसका एक्सप्लेन हो कि यार ये मैंने ऐसे किया, सो दैट पोर्टफोलियो तो देखें अहमद भाई, कोई यूं मिल जाता है। मैं अगर एक चीज, मेरी पोर्टफोलियो मेरे गूगल ड्राइव पब्लिक है ना, डाउनलोड करेगा कोई उठा के अपने पास डालेगा, मैं कहाँ लड़ूंगा उससे ना, मुझे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इंडेक्स हुई भी चीज तो है नहीं। तो मेरे भाई जब आप ये पीछे आप इंसाइट रखते हैं ना, तो इससे फायदा होता है कि आपकी ओरिजिनलिटी बन जाती है, सबको पता होता है कि इसी ने किया हुआ है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जॉब हंटिंग, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम और आपका एफर्ट बहुत लिमिटेड है, तो अगर आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, जॉब हंटिंग कर रहे हैं ना, तो यू कैन नॉट सिंपली स्पैम स्टफ, कि आपके पास 100 लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, 200 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, 1000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हर एक को सीवी उठा के भेज रहे हैं, हर एक को पोर्टफोलियो उठा के भेज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1000 लोगों को अपना पोर्टफोलियो भेजें और उनमें से एक कन्वर्ट हो, या फिर आप 6 लोगों को अपना पोर्टफोलियो भेजें और फिर आप दिन रात एक कर दो उनको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा फायदा है और कम मेहनत उसमें होगी जिसमें आप फोकस्ड काम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, और इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है कि पोर्टफोलियो से हटके आपने कुछ फ्री करना पड़ता है इनके लिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब सादा पे के लिए मेरा इंटरव्यू था, ऑब्वियसली वो एक कोल्ड कॉल थी, उनके मैनेजर ने मेरा लिंक्डइन देखा, मेरे पास आया, बट जो मेरा इंटरव्यू था जो उनके सीईओ से था, उस इंटरव्यू को मैं चाहता तो अपना पोर्टफोलियो फेंक के मार देता, वो पोर्टफोलियो देखता और मेरे से इंटरव्यू करता, बट मुझे वो जॉब लेनी थी किसी भी हालत में, बाय हुक और क्रुक। तो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी, मेरी जो कम्युनिटी बनी हुई थी, मैं कम्युनिटी के पास गया, मैंने उनको एक सर्वे फॉर्म भेजा, मैंने उनको उसमें कुछ सवाल लिखे कि भाई सादा बेस के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, सादा पे यूज करते हो कि नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्या वजह है, यूज करते हो तो क्या वजह है, 3 फीचर्स बताओ, एक सर्वे लिया मैंने बेसिकली। वो सारे के सारे फ्रीलांसर्स थे जो कि मेरे ग्रुप में मौजूद थे, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं। और मुझे पता था कि सादा पे का टारगेट इस वक्त फ्रीलांसर बना हुआ है, और सादा पे ने फ्रीलांसर क्लाइंट पकड़ना है। मैंने फ्रीलांसर्स के अंदर जो कि सीरियस हैं, क्योंकि वो सारे लोग मुझे मेंटोर समझते हैं, तो सबने फॉर्म बहुत ऑनेस्टली भरा और बहुत रिस्पॉन्सिबली भरा। तो मुझे पता है कि मेरी डेटा की क्वालिटी भी अच्छी है, जो सवाल मैंने पूछने थे उनकी टारगेट ऑडियंस भी यही, तो मैंने वो सवाल उनसे पूछ लिए। मैंने वो पूरा का पूरा एक्सेल शीट ली, उसके मैंने पाई चार्ट्स ग्राफ वगैरह बनाए, अपना एनालिसिस किया, तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट डाला और चुपचाप बैठ गया। जैसे ही मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और उसने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने उसको बताया मेरा नाम ये है, मैंने ये काम करा है, आप अपने बारे में बताओ। मैं बोला भाई सादा पे ये है, वो है, ये है। मैं बोला अच्छा, तो मुझे लगता है, मैंने थोड़ा होमवर्क किया और मुझे लगता है कि आपको जो फ्रीलांसर्स को मार्केट करने में मसला हो रहा है। उसने बोले यार हाँ हो तो रहा है, तुम्हें कैसे पता। बोले वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी सी जो है ना रिसर्च करी है। बोले अच्छा रिसर्च करी, दिखाओ। स्क्रीन शेयर करी, डॉक्यूमेंट खोला। अब ये कोई इंटरनेट से उठाई हुई कॉपी पेस्टेड सेकेंडरी रिसर्च नहीं है, ये फर्स्ट हैंड प्राइमरी रिसर्च है जो मैंने खुद करी है, खुद डेटा कलेक्ट करा है फ्रॉम रियल पीपल, और ये डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं बोला यार देखिए मेरे पास बहुत बड़ा सैंपल नहीं है, मैंने 40 लोगों से ये बात करी है, और 40 के 40 आपके आइडियल क्लाइंट्स हैं जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, और 40 के अंदर से तकरीबन तकरीबन 21 को सादा बिज का पता ही नहीं है, और सादा स्कूल के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो दैट मीन्स कि आपकी मार्केटिंग बहुत बुरी तरीके से फेल कर रही है। ओ सीरियस हो गया फिर, वो बोले अच्छा ये सीन है, तो फिर बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। मैं बोला हाँ सोल्यूशन तो है मेरे पास,
फिर मैंने एक और डॉक्यूमेंट खोले, इसके अंदर जाहिर है प्रॉब्लम मैंने पता कर लिए थे तो सोल्यूशन भी मुझे पता ही थे। मैंने उसमें अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी भेजी, उसके अंदर लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग भेजी फॉर द एम्प्लॉइज। ठीक है, कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने फ्रीलांसर हैं, आपके पास कितने फ्रीलांसर हैं, अगर आप सादा बिज को इंडोर्स करोगे कि मेरा एक क्लाइंट था यूएस के अंदर, ऐसा ऐसा मैंने काम किया, पैसा मंगाना पाकिस्तान में अजाब है, सादा बिज के थ्रू पैसा मंगाया, 5% कटा और सुकून से पैसा आ गए 3 दिन के अंदर, तो यार बहुत टाइट सीन है। आपको अंदाजा नहीं है अहमद भाई, आपकी इंडोर्समेंट से मेरे इंडोर्समेंट से जितना कस्टमर आएगा ना, वो इनके ईमेल से नहीं आ सकता, क्योंकि रियल ब्रांडिंग है नहीं। तो मैंने उनको ये आइडियाज बैठे बैठे दिए। जब मैं उनको ये वर्कफ्लो समझा रहा था ना, वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे थे, मुझे अपने ऑफिस में देख रहे थे और आग लगी हुई और मैं वो आग बुझा रहा हूँ, ये उनके दिमाग में पिक्चर चल रही है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू उनको ये पता चल गया कि ये बंदा हमारी क्या मदद कर सकता है और इसकी क्या वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आएगा। उन्होंने पैसे पूछे, मैंने मुंह मुंह मांगे पैसे बताया और मुंह मांगे पैसे एक्सेप्ट हुए, बिकॉज उनको पता चल गया कि जो वैल्यू डिलीवर कर रहा है उससे तो कम ही मांग रहा है। तो दैट इज हाउ यू डू प्रोस्पेक्टिंग या पोर्टफोलियो एनालिसिस। एक अभी मैंने एक एजेंसी के लिए प्रोजेक्ट पकड़ा था और उसके अंदर इसमें अगर स्क्रीन शेयर करने की इजाजत हो। जी 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 अ, जी आपको मैं लेट मी अलाउ यू हाँ वेट हाँ, समी मैं भाई। दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो ये अच्छा हो जी जाएगा ना। समी भाई मैंने कर दिया है, आप चेक ठीक, कर सकते हैं। तो शेयर, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसका मैंने परमिशन दे दी, पासवर्ड यूज कर दिया। ओके, सो ये मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगी सबको। जी जी ठीक है, ये एक ईमेल है जो मैंने भेजी है। ठीक है, एक जगह पे मैंने अप्लाई किया था, वहां से एक टास्क मिला था। वो टास्क बेसिकली ये था कि मुझे एक स्मॉल बिजनेस के लिए एक 30 या 25 टॉपिक्स बताने थे कि भाई क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। अब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, सिंपल सा टास्क है, कोई भी चैट जीपीटी पे जाए 30 टॉपिक निकाले उठा के भेज दे। ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने किस बेसिस पे मुझे हायर किया वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरी ईमेल है और जी आप ये देखेंगे फर्स्ट जो वो है ना, ये बेसिकली, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड दिखा दूँ तो थोड़ा सा और आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि चीजें असली में होती कैसे हैं। तो ये मेरी मीटिंग सेट हुई हुई है, एक सेकंड मुझे वो देखनी पड़ेगी ईमेल। समी भाई आप ना स्क्रीन ऑफ करके ये कर सकते हैं, कोई मसला है यहाँ पे ना, कुछ आवाम पाकिस्तानी वो स्क्रीनशॉट भी मार लेती है अच्छा, तो यार मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं खाली ये दिखाना चाह रहा था कि आप ये देख सकते हैं, ये रिजेक्शन है। हम्म। ठीक है, स्ट्रेट रिजेक्शन है, क्योंकि मैंने वीडियो इंटरव्यू भेजा था और मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर घबरा गया था, क्योंकि 1 मिनट के अंदर उसको आंसर रिकॉर्ड करके देने थे और मुझसे नहीं हुआ, नहीं हो पाता। और मैं अब जो टास्क था वो भेज नहीं पाया था, टास्क भेजने में मुझे टाइम लग गया था, तो ये आप देख रहे हैं रिजेक्शन आई हुई है, रिजेक्ट कर दिया जी उन्होंने मुझे। जी ठीक है, हम वापस जाते हैं और फिर भी मैंने उनको बोला कि यार मैंने कंप्लीट नहीं किया था, सॉरी डेडलाइन मेंशन नहीं थी, मैंने कर दिया है, चेक कर लो, नहीं सेलेक्ट करना कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाना, बट एक दफा देख लो। ये मैंने काम किया है और मैं आपको काम भी दिखा देता हूँ। जी जी बेसिकली आपकी जो सारी मेहनत है ना, वो आपकी लगती है उन चीजों पे जो कि अ, एक सेकंड खुल रहा है। जी जी हाँ, ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर मैंने उनको बना के दिया। इन कैलेंडर के अंदर ये पिलर्स भी हैं, क्लस्टर्स भी हैं, और साथ में आप देखेंगे कीवर्ड्स भी हैं। ओके जी और फिर ये कीवर्ड बैंक मैंने उनको बनाया है। जी ये पूरा बैंक फ्यूचर के लिए भी, अभी के लिए भी, इसमें लॉन्ग टेल भी है, इसके अंदर हर तरह का कीवर्ड है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, राइट। और ये किसी बिजनेस के लिए नहीं है, एक इमेजिनरी बिजनेस के लिए, एक स्मॉल बिजनेस के लिए। फिर मैंने उनको एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिख के देना था, मैंने वो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन उनको लिख के दिया। साथ में मैंने उनको अपना प्रोसेस एक्सप्लेन किया। ये जो चीज है, असल जो चीज दिखाना चाह रहा था ना, वो ये चीज दिखाना चाह रहा था, इंस्टेड ऑफ अ पोर्टफोलियो व्हाट वर्क्स। ये देखें, ये मेरा पूरा वर्क फ्लो है कि मैं क्या गया, कहाँ गया, वहां से क्या करा, किस तरीके से मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च करी, क्लस्टर पिलर कैसे बनाए, पिलर्स के अंदर क्या क्या चीजें गई, स्क्रीन शॉट्स लगाता गया। उसके बाद फिर मैंने गूगल ट्रेंड्स कैसे यूज करना है वो दिखाया, फिर कीवर्ड रिसर्च दिखाई, उसका स्क्रीनशॉट है, एचरेफ के स्क्रीनशॉट्स हैं। और इस तरीके से मैंने उनको दिखाया कि मैंने क्या काम करा है। और फौरन से मुझे उन्होंने मीटिंग का इनविटेशन दिया और सीन ऑन हो गया। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि भाई द पॉइंट इज, अब मैं पोर्टफोलियो भेज दूं
या मैं थोड़ी सी मेहनत करूं और मैं उनको वो चीज दिखाऊं जो बिल्कुल उनके मतलब की, और मैं एग्जैक्टली उनको एक्सप्लेन करूं कि भाई वाई आई एम डिफरेंट। आई एम 110% श्योर कि जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा ना, कोई इस लेंथ पे नहीं गया होगा काम करने के नहीं। लिए, किसी ने इस लेवल की डिटेल में काम नहीं किया होगा। ठीक है, मुझे एक दिन लगा, बट मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जो अगले एक साल तक मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। तो यू सी दैट इज, इंस्टेड ऑफ पोर्टफोलियो, डू द होमवर्क, यू नो, गिव समथिंग फॉर फ्री, और उनके बिजनेस के अंदर स्टेप करके समझो कि भाई मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उसकी सिर्फ एक ट्रेलर उनको दिखा दो, दे विल हायर यू, दे विल ऑन बोर्ड यू फॉर एनीथिंग। तो ये सीन है। जी समी भाई थैंक यू, आप भाई ने विद प्रैक्टिकल हमें जर्नी शेयर की, और यकीन करें ये समथिंग न्यू मुझे ये जो चीज़ है ना कि लाइक आपने अपनी स्ट्रेटजीज भी साथ में शेयर करनी है, तो वाकई ये क्योंकि हर बंदा एक दूसरे का, ऑब्वियसली मैंने ऑडिट किया है समहाउ, जो मेरे साथ वाले वो भी सेम एज इट इज वही ऑडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, समहाउ वही कॉपी करके उधर उठा के दे रहे हैं, लेकिन आप बैकबोन पे उसे जर्नी शेयर करेंगे तो इट विल बी That's the- नाइस, सो नाइस। ये थैंक यू समी भाई। कोई बात तो जी समी भाई हम लोग ना आप भाई ने भी काफी डिबेट कर ली होता है, हम लोग अपने ऑडियंस इंसाइट्स लेते हैं, जो गाइस जिन जिन का क्वेश्चन है समी भाई के रिलेटेड या मुझसे या जिनसे भी किसी भी किस्म का, तो आप लोग अपना हैंड रेज करें, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू। सो जी गाइस अपने हैंड रेज कीजिए। दरअसल ना सभी भाई मैं अक्सर यहाँ पे एक टच करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ना लोग ये अभी 41 पार्टिसिपेंट्स है ना, तो मुख्तलिफ सेशंस में मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स होते, कभी कभी तो 100 की भी जगह नहीं मिलती, तो कम्युनिटी का ये है कि ना लोग मतलब क्वेश्चंस बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम आते नहीं है स्टेज पे। मैंने 12 मरतबा कहता हूँ कि यार ना मैं अपनी जर्नी लाइक अगर मैं 2021 से अगर अपने आप को देखूँ ना, तो मैं भी ऐसे था कि मैंने कभी माइक नहीं ऑन करना और अपना फेस कैम है। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ, और बड़ा वो किस्म का जिस तरह कह लो कि इंट्रोवर्ट बन के बंदे ने रहना सहमा हुआ कि भाई अगर मैंने अपनी पंजाबी में बात कर दी है, उर्दू में बात कर दी है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला है, तो यार ये कोई चीज़ नहीं, ये सब वो बैकएंड पे है समी भाई। ये सबसे ज्यादा चीज है पता है लोग क्या देखते हैं, लोग अपना आपका करंट स्टेटस देखते हैं, बैकबोन जर्नी नहीं कोई देखता कि यार बंदे ने क्या किया क्या कर क्या है, लेकिन लोग करंटली देखते हैं कि एक्चुअली में अब क्या कर रहा है और हमारे लिए क्या कर सकते हैं, दैट्स द ट्रू मेन थिंग्स जो पीपल नोटिस करते हैं। यार वही जी है ना, अच्छा। लोग ये जी बोलते हैं जी। कि इसके पास 4-6 हज़ार डॉलर का क्लाइंट आ गया। वो ये हाँ। तो देखेंगे पीछे उसको भेजा क्या यार, कितनी मेहनत जी से जी। उसको उतारा है, वो नजर नहीं आता ना असल में, बस दैट इज द पॉइंट। जी आ, जी अच्छा श्याम भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई समी भाई, मेरा ये क्वेश्चन है, किसी भी हम एक क्लाइंट को सर्विस दें लाइक एसईओ लिंक बिल्डिंग, तो वो क्लाइंट्स आते हैं तो सर्विस वगैरह का पूछते हैं, तो बाद में रिप्लाई नहीं करते। तो मंथली 4-5 मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एसईओ क्लाइंट्स के, तो बट उनके साथ डील नहीं मेरी हो पा रही। तो इसका मुझे बेस्ट कोई सोल्यूशन बता दें, या ये ऐसी ऑफर बता दें कि मैं क्या ऑफर करूं उनको, तो मेरी डील हो ठीक पाए उनसे। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपको अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो क्या कभी उसने आपको लाइक कोई फीडबैक दिया है कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में? नो नो, ये नहीं, वो मैं डायरेक्ट उनको कहता हूँ कि ऐसी की सर्विस चाहिए, प्रपोजल सेंड करता हूँ, तो वो कहते हैं जी हाँ, ये तो मुझे ये एसईओ की सर्विस, मैंने ये कीवर्ड अपना रैंक करवाना है, तो बाद में मैं उनको शेयर करता हूँ अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी आगे से रिप्लाई करना है, तो बाद हम्म। में वो रिस्पॉन्स नहीं करते। ये देखें, इसकी 2-3 वजूहत होती हैं, और इसमें कभी भी अपने आप को 100% कभी ब्लेम नहीं कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले को या तो कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, या कभी कभी उसके बजट के अंदर भी इशू आता है। तो हमेशा आपका ही फॉल्ट नहीं होगा कि आपको क्लाइंट ना मिले, लेकिन ज्यादातर अब ये आपका कंसर्न नहीं है कि यार आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा। आपका कंसर्न इस चीज को होना चाहिए कि जो मैं चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या उसमें कोई कमी या कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और मैं ये बोलता हूँ ना कि अगर आप 4-5 महीने से किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं ना, तो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जरूर चेक करें कि आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाता था तो रिजेक्शन आते थे, क्या मुझे भी रिजेक्शन सबको आते हैं। और जब तक मुझे उससे कभी कोई मतलब जब जब मैंने उससे क्लाइंट्स कन्वर्ट करना शुरू करे ना, तो मुझे पता चला कि मेरे पोर्टफोलियो में मसला नहीं था।
तो अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जो चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या तो वो उसको उस बंदे को उसमें वैल्यू नजर नहीं आ रही। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, द पॉइंट इज कि सामने वाले को उसमें वैल्यू नजर आनी चाहिए। अगर उसको वैल्यू नजर नहीं आ रही ना, तो फिर उसको लग रहा है कि ऐसा नहीं चल पाएगा मामला। अब यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो एसईओ पिच करते हैं ना, हम वो ये पिच करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हम इन पे आपको रैंक करा देंगे, हम आपकी जो डीआर है वो हम आपको इतना बढ़ा देंगे, उतना बढ़ा देंगे, इस तरीके का सीन होता है। देखिए बिजनेस वाले कैसे सोचते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो एसईओ से बिलोंग नहीं करता ना, और वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल एक सीईओ है या सीटीओ है या इस तरह कोई बंदा है, सीएमओ है इवन, जिसको उसका नहीं पता एसईओ का, या उसको कीवर्ड के मैट्रिक्स का नहीं पता, या रैंकिंग का या अथॉरिटी का नहीं पता, उस उसको आपने ये समझना जरूरी है कि वो चाहता क्या है इससे। एसईओ का एंड रिजल्ट क्या होता है? एसईओ का एंड रिजल्ट होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, लीड्स, इन द एंड ऑफ द डे क्या, बिजनेस, इन द एंड ऑफ द डे क्या, पैसा, साइन अप्स, सेल्स, व्हाटएवर। असल गोल कंपनी का यही होता है, मैं मिलियन का ट्रैफिक उठा के ले आऊं। अगर मेरी कंपनी उससे पैसा नहीं बना रही ना, तो मेरे बॉस के नजदीक वो वेस्टेड एफर्ट। वो ये बोलेगा कि सही भाई आप कुछ और कर लेते, आपने टाइम जाया करा है। ठीक है, अब मैं उसको बोलूँ कि नहीं यार इतने इंप्रेशन आ गए, नहीं हमने आपको यहाँ रैंक करा दिए, हमने आपको यहाँ प्लेस करा दिया, इट डजेंट मैटर टू दैट पर्सन। ठीक है, वो आप उसके लिए कुछ भी नहीं। तो आई थिंक जो मैं करता हूँ, मैं जिस तरह करता हूँ बात, मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स के ऊपर। एंड बाय रिजल्ट्स आई डू नॉट मीन इंप्रेशंस या क्लिक्स, आई टॉक अबाउट साइन अप्स, आई टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शंस, आई टॉक अबाउट सेल्स। ठीक है, कि भाई एंड गोल, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 2 महीने में आपको 30,000 ला के दे दूंगा, बट अगर मैं 3 से 6 महीने के अंदर टॉप ऑफ द फनल कंटेंट प्रोड्यूस करके इतना 1,000 इंप्रेशन या इतना क्लिक्स लाता हूँ कंसिस्टेंटली हर ब्रांड के लिए, तो एक जेनरस अमाउंट मैं भी उसको दे सकता हूँ कि यार 6 महीने में मैं आपको ये ला के दे दूंगा। ये टॉप ऑफ द फनल है, ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे फ्री में हेल्प लेने आए हुए, ये कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अब ये बात मुझे पता है, मैं बोलूंगा कि आप मुझे 8 महीने का टाइम दें। 8 महीने के अंदर हमारी ये जर्नी होगी कि 3 महीने के अंदर मैं आपको ये लेकर आके दूंगा, उसके बाद 2 महीने में ये काम होगा, साथ साथ डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स ये भी चल रहे हैं, इनका क्या फायदा है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं उससे जब भी ये बात बताऊंगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसके फौरन बाद मैं उसको ये बताऊंगा कि ये तुम्हारे मतलब का नहीं, तुम्हारे मतलब की ये चीज है, इससे मिलेगा ये, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। और फिर मैं उसको प्रॉमिस करूंगा 8 महीने पे कि 8 महीने पे लेट सपोज मैं आपको इस इन्वेस्टमेंट के एवज इतने साइनअप्स, इतने इतने कस्टमर्स ला के दूंगा। अब ये एक बहुत बोल्ड क्लेम है। ठीक है, और ये क्लेम करने से हर कोई डरता है। मतलब एज एन एसईओ पर्सन आप ये आराम से क्लेम कर दोगे कि मैं इतने क्लिक्स ला दूंगा, लेकिन एक एसईओ पर्सन के पसीने छूट जाएंगे ये क्लेम करने में कि आपको इतना $1,000 का कस्टमर ला के दे दूंगा। ये कोई भी एसईओ वाला इतने आराम से क्लेम नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि जब तक ये लैंग्वेज जो है ना, ये यही लैंग्वेज उसको समझ में आती, उसको क्लिक्स की, इंप्रेशंस की लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसको सेल्स की, डॉलर्स की लैंग्वेज समझ में आती, तो आपको उसमें ही बात करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, क्या प्रॉमिस करेंगे, किस तरह प्रॉमिस करेंगे, तो वही बात है ना कि फ्यूचर कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली लोगों को प्रॉफिट्स बना के दे रहे होते हो, और आपको पता होता है अपनी एबिलिटी में कि मैं कितना खींच सकता हूँ, तो आप एक जनरस अमाउंट कोट करोगे। और जब तक, ये मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप कह रहे हो ना कि बहुत डेस्परेशन है और क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो भाई आप अमाउंट प्रॉमिस करोगे, और अमाउंट भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करोगे आते के साथ ही कि मैं 30,000 आपको ला के दे दूंगा सब्सक्रिप्शन। तो बोलेगा नहीं भाई, नहीं ला, कोई भी नहीं ला सकता, तुम भी नहीं ला सकते। पॉइंट इसके आप जर्नी दिखाओगे उसको, और जर्नी केस स्टडीज के थ्रू। जाहिर सी बात, उसकी वेबसाइट तो आपके पास है नहीं, आपके पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए। एंड अगेन, आपकी अपनी वेबसाइट कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पोर्टफोलियो से कुछ नहीं होता भाई, एक एसईओ वाले का पोर्टफोलियो एक वेबसाइट होती है, सिंपल। एक कॉपी राइटर का पोर्टफोलियो एक लैंडिंग पेज होता है, जो कि गूगल के बार्ड पे आप ये ब्राउजर के अंदर डालेंगे, इंटर दबाएंगे तो वो खुलना चाहिए, और फिर उससे जो रिजल्ट्स हैं ना वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। मैं एक डॉक भेजूंगा ना, उस डॉक की कोई अहमियत नहीं है, वो डॉक कहीं पब्लिश हुआ हुआ है, उस कीवर्ड को आप गूगल पे मारो, वो तीसरे पे आ रहा है, वो मेरा पोर्टफोलियो है। तो अगर आप ऐसे वाले हो ना, तो आपको पोर्टफोलियो नहीं, अपनी वेबसाइट भेजनी, ये मैंने बनाई है भाई, मेरी वेबसाइट है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, जाके सर्च कर लो इन कीवर्ड्स पे, मैं ही नजर आऊंगा। और ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसका सीआरएम, इतनी इतने सब्सक्राइबर्स, इतने साइनअप्स में यहाँ से लेता हूँ। तो दैट इज द लेवल ऑफ पोर्टफोलियो दैट यू नीड टू डेवलप टू कन्विंस पीपल। ठीक है, जब तक वो नहीं है ना, डोंट वरी,
आउटसोर्सर से काम पकड़ो, रिमोट जॉब पकड़ो, ऑन साइट जॉब पकड़ो, एजेंसी के अंदर धक्के खाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। ग्रोथ ऐसे नहीं आती कि ऐसे उठा के क्लाइंट पकड़ लिया। 9 to 5 करो यार। जब तक वो चीज नहीं आ रही ना तुम्हारे हाथ में कि तुम दिखाओ और दिखते ही बिके, तो तब तक 9 to 5 करो, क्योंकि भाई किचन तो चलाना है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। काम करो, रगड़ा खाओ, कम पैसों में काम कर लो। मैं आज भी आपको पता है, मैं एक क्लाइंट है इसके लिए मैं आज भी 3 रुपए पे लिखता हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट था जो मुझे तब मिला था जब मुझे मेरे पास कोई नहीं था। वो जब उसका काम आता तो मुझे उसका करना पड़ता है। 3 रुपए, वो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, मुझे पता है उसकी गुंजाइश ही नहीं है, और मैं उससे मांगूंगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो क्यों? क्योंकि भाई वो मेरा रगड़े वाला टाइम था, उस टाइम पे मैं रगड़ा खा रहा था, उस टाइम पे 3 रुपए भी बहुत ज्यादा था मेरे लिए। तो वो उस टाइम पे किचन में चला रहा था किसी तरीके से, लेकिन साथ साथ में अपने एसेट्स बना रहा था, साथ साथ में अपनी जर्नी बना रहा था कि यार अभी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सादा पे के वो 4 ईमेल दिखाता हूँ, और अपना ही सादा पे का जो CRM है वहां का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उस पर $250,000 लिखे हुए आते हैं, डील डन। मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस हो गया वो। तो जब तक ये एसेट्स जब तक नहीं बन रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, आप नहीं कर पाओगे हाई टिकट क्लाइंट कन्वर्ट, कोई मसला नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है, वो टाइम जब, उस टाइम के अंदर जब एफर्ट लगेगा, वो टाइम कंप्लीट होगा, क्लाइंट आपको मिलेगा। तो यार हिम्मत नहीं आ रहा, 5 महीने लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या आपने इन 5 महीने के अंदर एक वेबसाइट खड़ी करी? मतलब आप 5 महीने से जा रहे हो ना, क्या आप एक वेबसाइट खड़ी कर देते और उसकी एसईओ कर देते तो 5 महीने में आपके पास अच्छे खासे रिजल्ट्स होते? क्या आपने अपवर्क पे ट्राई किया, अपवर्क पे एक्सप्लोर किया, इन 5 महीने में कितने प्रपोजल भेजे? क्या आपने इन 5 महीने में लिंक्डइन पे कितनी पोस्टें लगाई, कितनी केस स्टडीज अपलोड करी, कितने फॉलोअर्स एक्यूमुलेट करे? मतलब करने को तो बहुत कुछ है। जब आप ये कहते हैं ना कि यार नहीं हो रहा, जैसे मेरा एक दोस्त है उसको बाहर जाना है मुल्क से, वो बोल रहे यार मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है तभी मेरे हालात बदलेंगे, लेकिन मैं कैसे जाऊं यार, ये काम है वाला। यानी तुमने कितने प्रपोजल भेजे, कितनी लिंक्डइन पे पोस्ट बनाई, कितनी ईमेल मार्केटिंग करी, कितने क्लाइंट्स तुमने फाइवर से पकड़े, कितनी रिमोट जॉब्स पकड़ी? बोले यार ये सब तो मैंने नहीं करा। मतलब मुझे तो लगता है ना कि बाहर जाने के बाद ही सारी चीजें हो पाएंगी। मैं बोला मेरे भाई ये गलत सोच है तुम्हारी। बाहर जाने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, तुम्हें जिंदगी यहाँ बदलनी है ताकि तुम बाहर जाओ। तो ठीक है, तुम अभी 1 महीने नहीं जा सकते, 2 महीने नहीं जा सकते, 3 महीने नहीं जा सकते, उन 2-3 महीने में तुमने क्या किया? अगर तुमने ये चेकलिस्ट ही पूरी नहीं करी, तो ठीक है यार, फिर बैठे रहो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो 5 महीने आप साथ साथ जॉब ढूंढ रहे हो ना, आप साथ साथ बाकी काम भी करो। तो अगर वो जॉब नहीं भी मिली ना, या कोई क्लाइंट नहीं भी मिला, इन 5 चीजों से, इन जो 5 काम आप कर रहे हो सबको कुछ मिल जाएगा। तो अपनी इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने काम को डाइवर्सिफाई करना है, कि मैं 1 घंटा इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, आधा घंटा इसको दूंगा। हर हर डायरेक्शन में हाथ पैर मारो। मैं ही नहीं कह रहा कि 5 महीने आपने मेहनत नहीं करी है, हाथ पैर नहीं मारे, बिल्कुल मारे, लेकिन एक डायरेक्शन में मारे। एक ही फिलोसफी को लेके या एक ही चीज को लेके चलो। अब 5 तरफ जाओ। अगर कुछ नहीं मिल रहा ना, तो इन 5 महीनों में कोई स्किल ही सीख लेते, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम बेटर। अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने अपनी आउटरीच कर रहे हो, कुछ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, कुछ नया सीखो, उसका क्लाइंट ढूंढो। काम अपनी स्किल को डाइवर्सिफाई करते रहो, नई नई चीजें देखते रहो, सीखते रहो। सीखने से ही क्लाइंट मिल जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक चीज नहीं सीखता हूँ ना, अगले दिन मुझे उसकी कोई ना कोई जॉब ऑफर वैकेंसी नजर आती है। ये दिमाग की इसी वायरिंग हुई भी है साइकोलॉजिकली, कि आप जो चीज नहीं सीखते हो ना, आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ विद थिंग्स, आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। तो मेरे भाई, एक जगह पे नहीं, समराइज कर रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो बहुत लोगों का जी सवाल जी, था। ऐसी। अपना पोर्टफोलियो भी बनाओ, अपने रियल टाइम एसेट्स बनाओ, जो कि चलते मुंह बोलते सबूत हो कि रिजल्ट्स खड़े हुए हैं। लिंक नहीं दूंगा, मतलब किसी चीज की कॉपी पेस्ट नहीं दूंगा, डायरेक्ट लिंक दूंगा, वो जाके चेक कर लेना। स्किल भी सीखो, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट बनाओ, लिंक्डइन के ऊपर ब्रांडिंग करो, अपवर्क फाइवर के ऊपर प्रपोजल्स फेंको। इतना काम है, पूरे 24 घंटे भी कम है। तो अगर आप कह रहे हो ना मैंने सब कर लिया तब भी नहीं हो रहा, तो सब नहीं हुआ, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप उसकी तरफ करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नसीब से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, अल्लाह ताला ने देना ही देना है, मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, तो होप सो आप भाई को आंसर मिल गया होगा। एंड अब्दुल्ला भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं समीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। समीम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं ना अपनी ब्लॉग साइट बनाने लगा। मैंने ना अभी कुछ रिसेंट टाइम में ये एसईओ सीखना स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा कि अब सीख रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिकल होगा तब भी फायदा होगा। तो ना मुझे कंटेंट राइटिंग में मसला आ रहा है, आर्टिकल है ना क्या कहते हैं लिखने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ज़रा मुझे गाइड कर दें।
फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है, ये टाइटल है डज एडिरोल कॉज एक्ने। तो ठीक मैं है। किस तरह कंटेंट प्लानिंग करूं कि इस आर्टिकल किस तरह लिख सकूं, अपने कंपेटिटर्स को क्या देखूं, अपना कंटेंट पिलर के मतलब कि अब मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होंगे, मैं किस तरह अपने पूरा आर्टिकल लिखूंगा, इस बारे में आप थोड़ा मुझे जरा गाइड कर दें। ठीक है। यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो ये देखना है कि जो बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत टेक्निकलिटीज में घुसते हैं, कंप्यूटर रिसर्च, इसने क्या किया उसने क्या किया, नहीं 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 नहीं। सबसे सिंपल चीज अपने आप से सवाल पूछो कि एक बंदा ये आर्टिकल अगर सर्च कर रहा होगा इस कीवर्ड को तो क्यों कर रहा होगा। ठीक है, अब ये आपने एक्नी की बात करी ना, दैट मीन्स कि उसको एक्नी हो रही है। सही है, पहले अपने टारगेट ऑडियंस को दिमाग में सेट कर लो, उसका पर्सोना आउटलाइन कर लो। क्योंकि आप एक इंसान के लिए लिखते हो, आप हुजूम के लिए नहीं लिखते, एक इंसान के लिए लिखते हो जिसको प्रॉब्लम है, यही सोच के आप लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो एक्नी वाला बंदा है या बंदी है, ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि बंदी है या बंदा है। ठीक है। जी। आ, चलो ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि दोनों है। सही है, एक लड़का या लड़की है, लड़का या लड़की है, अंकल या बच्चा नहीं है। क्योंकि एक्नी से ज्यादा कॉन्शियस, सबसे ज्यादा जो कॉन्शियसनेस है वो एक लड़के को, एक लड़की को, या दैट मीन्स एक यंग बंदे को ही होगी। ठीक है, क्योंकि यंग लोगों को ही अपनी लुक्स का ज्यादा ख्याल होता है, एक बच्चे को भी कोई होश नहीं होता और एक अंकल को भी कोई होश नहीं होता। तो जो यूथ वाला एज ब्रैकेट है ना, आपने वो सेट कर लिया। आपने सेट कर लिया कि इसको एक्नी है। आपने डेमोग्राफिक सेट कर ली कि यार मेरे, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग साइट, आप ग्लोबली लिखते हो, आप यूएस के लिए लिखते हो, आपने वो सेट कर लिया। तो बेसिकली आपने ये पता कर लिया मोटे मोटे अल्फाजों के अंदर कि यार ये मैं जो लिख रहा हूं ना वो ये है किसके लिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाओ कि ये जो बंदा या बंदी है, इस इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग ब्लॉग कब सर्च करते हैं, ये ब्लॉग तब सर्च करते हैं जब प्रॉब्लम बहुत नुमाया हो जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचती। तो एक्नी है, बट एक्नी इस लेवल पे नहीं पहुंची कि डॉक्टर को दिखाना पड़े। ठीक है, तो आपने उसकी डिजीज की स्टेज देखी कि ठीक है तंग कर रही है मुझे, अगर बिल्कुल ही तंग नहीं कर रही होती तो मैं गूगल भी नहीं करता। तंग कर रही है बट इतनी ज्यादा तंग नहीं कर रही कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, बट तंग कर रही है। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये एक फीमेल है। ठीक है, लड़के एक्नी के सोल्यूशन के लिए ब्लॉग नहीं पढ़े, बहुत मुश्किल है। ये एक सिंपल सी चीज है, लड़का लड़का होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है डेमोग्राफी, लड़के भी पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी रखनी है, एक अंकल भी शायद पढ़ सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप अपने डेमोग्राफिक सेट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये लड़का है, मोस्ट प्रोबेबली एक्नी, सॉरी लड़की है, एक्नी है, इतनी ज्यादा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए, बट इतनी कम भी नहीं है कि फर्क ना पड़े, फर्क पड़ रहा है। मोस्ट यूएस की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, कहीं की भी होगी, लड़की कॉन्शियस होती है अपनी स्किन को लेके। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक्नी चेहरे पर है। अच्छा, एक्नी और भी होती है, ठीक है, लेकिन ये एक्नी चेहरे पर है। ठीक है, ये भी एक इन साइकोलॉजिकली आप समझ रहे हो चीजों को। एज ग्रुप यंग है तो आपने अज्यूम कर लिया। देखो, एक 18 साल से कम के बंदे को एक्नी की टेंशन शुरू होगी और मोस्ट प्रोबेबली 30 साल की उम्र तक वो रहेगी। तो ये हो सकता है कि ये लड़की इसी एज रेंज में, लेकिन अगर लड़की तो हो सकता है 40 तक भी जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। आपने एज सेट कर ली, आपने प्रॉब्लम का स्टेज इंटेंसिटी सब सेट कर ली। अब आप एक बेहतर पोजीशन में हो कंटेंट लिखने के, आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर मजीद इसमें हेल्प चाहिए ना, आप जाओ चैट जीपीटी के पास, जेमिनाई के पास, परप्लेक्सिटी के पास, एग्जैक्टली ये सिनेरियोस को बताओ, यार ये कौन बंदा हो सकता है। अपना उसको एक इनपुट बताओ कि मुझे लगता है ये बंदा है। बोल, आपने उसको बता दिया कि ये बंदा है, वो लिस्ट बना लिया। अब आप उससे पूछो कि यार मुझे एक ब्लॉग लिखना है इस चीज, इस बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कीवर्ड डेंसिटी सब दिमाग से निकाल दो। हेल्पफुल रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई लड़की जो तुम डिफाइन कर रहे हो अपने दिमाग में वो ये ब्लॉग खोलेगी और ये पढ़ेगी, तो क्या उसको सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको सोल्यूशन मिलेगा ना तो वो तुम्हारा ब्लॉग खोलेगी। ठीक है, अब दो ही काम वो करेगी, या तो वो तुम्हारा ब्लॉग खोलेगी, उसको सोल्यूशन दिख जाएगा, वो बुक मार्क करके बंद कर देगी, रात में खोलेगी और फिर पढ़ेगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसको सोल्यूशन मिल गया तो ये ब्लॉग बंद कर देगी, उसके बाद ये क्यूरी वो सर्च नहीं करेगी। ठीक है, अगर तुम्हारा कंटेंट हेल्पफुल नहीं, जो कि थर्ड सिचुएशन है, जो कि ज्यादातर होगा, वो ये होगा कि वो तुम्हारा ब्लॉग खोलेगी, उसको मजा नहीं आएगा, वो बंद करेगी, वो दूसरा ब्लॉग खोलेगी।
अगर गूगल ने देख लिया कि इस बंदे ने ये क्वेरी सर्च करी थी 12 बजे, मैंने इसको ये 5 वेबसाइटें दिखाई थी, इसने 5 वेब पेज बंद करे थे और उसके 3 घंटे बाद भी यही क्वेरी सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट्स खोल रही है, और दैट मीन्स कि जो 5 वेबसाइटें दिखाई थी वो हेल्पफुल नहीं थी, नीचे गिराओ इनको, इनकी रैंकिंग क्यों दी हुई हमने। दैट इज हाउ गूगल वर्क्स, राइट। तो आपने हेल्पफुल कंटेंट बनाने पे फोकस करना है कि अगर एक बंदे ने आपकी वेबसाइट खोल ली, अब वो दोबारा उस क्वेरी को सर्च नहीं करे, ये आपका गोल होना चाहिए। अब आपको पता चल गया आप किस बंदे से बात कर रहे हो, उस बंदे का क्या प्रॉब्लम है, उस बंदे को किस तरह से हेल्प करना है। अब आप अपने सॉल्यूशंस निकालोगे, वो H2s बनेंगे आपके। अब आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे कि एक्नी की हिस्ट्री क्या है, एक्नी को जो है वो किसने डिस्कवर किया था, एक्नी के दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर कौन है। नहीं भाई, बेकार है, किसी काम की चीज नहीं। फोकस रह के ये इस बंदे का मसला है, इस बंदी का मसला है, ये यंग है, इसको बाहर जाना होता है, इसकी दोस्तों के चेहरे पे पिंपल नहीं है। समझ रहे हो, सारे नुआंसेस समझोगे यार, लड़की के जहन से सोचोगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी लड़की से बात करो। एक्नी पे आर्टिकल लिख रहे हो, लड़की से बात करो, जो जिसको एक्नी उससे बात करो, वो तुम्हें बता देगा अपने पेन पॉइंट्स, वो पेन पॉइंट्स तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ब्लॉग ऐसे लिखा जाता है यार, ब्लॉग 4 ब्लॉगों को उठा के कंटेंट रिसाइकिल करके नया ब्लॉग नहीं लिखा जाता, लोगों से बात करके या उनके शूज में उतर के आप नॉलेज को देते हो। अब तुमने समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन बनाओ, इंट्रोडक्शन के अंदर तुम कीवर्ड लगाओ, जो तुम्हारे एसईओ वाले काम है वो तुम करो, बट तुम ये समझो कि तुम किसके लिए लिख रहे हो और तुम्हें इसका प्रॉब्लम हल करना है। तुम्हारा सोल्यूशन चौथी हेडिंग में नहीं आना चाहिए। एक चीज हम करते हैं अपनी एजेंसी के अंदर, वो ये होती है हेडिंग रेलेवेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे H2 अगर 7 हैं तो 7 के साथ 100% रेलेवेंट नहीं होंगे। एक प्रॉब्लम है ना, उसका एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन बटा हुआ है पूरे ब्लॉक के अंदर, लेकिन कोई एक जगह ऐसी है जहां पे वो सोल्यूशन बिल्कुल डायरेक्ट होके बहुत क्लियर कट अल्फाज में, मतलब वो ऐसा पॉइंट है कि अगर वहां बंदा आ जाए और उस चीज को अडॉप्ट कर ले तो पूरा ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉइंट हमेशा हर ब्लॉग में होता है, अगर उस ब्लॉग में सोल्यूशन है तो दैट मीन्स कि वो 100% रेलेवेंसी रखता है। ठीक है, इसी तरीके से एक सेकंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम को उतना क्लियर कट सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो 80% रेलेवेंसी रखेगा। ठीक है, हो सकता है कि जो तुम्हारा कंक्लूजन है जो कि सिर्फ एक मेयर रेपिटेशन है, वो सबसे लीस्ट रेलेवेंस से रखेगा। हो सकता है वो 50% रेलेवेंट हो, या हो सकता है वो 30% रेलेवेंट हो, बिकॉज वो सारी नॉलेज पीछे से आ चुकी है, वो बात वापस से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो तुमने अपने H2 की रेलेवेंसी सेट करी। ठीक है, कि हेल्पफुल कितने हैं, तो अगर ये 100% हेल्पफुल है, तुमने इसको 100 कर दिया, इसको 90 कर दिया, इसको 80 कर दिया। अब किसी में अगर हिस्ट्री ऑफ एक्नी आ रही है तो ये 0% हेल्पफुल है, तो ये H2 होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपनी तुमने परसेंटेजेस सेट करी। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ना, वो तुम्हारी इंट्रोडक्शन के बाद पहली H2 है, उसके बाद 80% है वो दूसरी H2 है, फिर कोई 70% है वो तीसरी H2 है, फिर कोई 60% है वो चौथी H2 है। ठीक है, और फिर कोई 50 से नीचे जा रही है ना, उड़ा दो, किसी काम की नहीं, वो तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आएगी। लेकिन समी भाई 800 वर्ड ही बनने दो, 800 वर्ड कोई मसला नहीं है। मसला 800 वर्ड में हल हो रहा है ना, कोई जरूरत नहीं खींचने की। क्या तुम्हारे H2 सारे रेलेवेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, खत्म करो कहानी को। कीवर्ड लगाओ, हर H2 के अंदर सिमेंटिक कीवर्ड्स इंसर्ट करो, नेचुरली इनकॉर्पोरेट करो उनको, इंटरनल लिंक लगाओ अपने तरीके से, जहां पर जो भी कोई एक्सटर्नल सोर्स अगर तुमने ली है अपने बात को बैक करने के लिए वो लगाओ। और इतना आसान है, परप्लेक्सिटी पे जाओ, तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे, स्टडीज मिल जाएंगी। बिंग पे जाओ, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। जो लिंक लगाने लगाओ, जो स्टैटिस्टिक जो स्टडी तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। सिर्फ वॉमिट नहीं करो नॉलेज को, काम की है। एक क्लेम तुमने किया है कि भाई पानी पीने से एक्ने कम हो जाती है, तो इसको बैक करने के लिए कोई रिसर्च तुमने लगा दी। हर क्लेम का एक रिसर्च हो पीछे, हर क्लेम का एक नंबर हो, हवा में बात ना हो, किसी डॉक्टर का ओपिनियन हो, किसी का कोट लगा हुआ हो। इस तरीके से अपने उसको वैल्यूएबल बनाओ कि तुम सोल्यूशन भी दे रहे हो और सोल्यूशन को साइंटिफिकली बैक कर रहे हो, लंबी नहीं कर रहे, उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करो। और तुम देखना उसके एफएक्यूज में जाओ, उसको और फिल्टर डाउन करो। ठीक है, अब उस लड़की की नजर से सोच रहे हो ना, अब डिफरेंट और लोगों की नजर से सोचो। अब एक टीनेजर की नजर से सोचो, अब टीनेजर मेल टीनेजर कि मेल एक्नी के पे भी तुमने बात कर दी। ठीक है, एक्नी की भी इकसाम होती हैं, उन इकसाम को तुमने टाइप्स ऑफ एक्नी की तुमने थोड़ा बहुत जिक्र किया ना एफएक्यूज के अंदर, उसमें तुम बहुत हाइपर स्पेसिफिक पे चले जाओ। ये तुम्हारे लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल में इतना पैसा रखा हुआ है ना, हमारी सोच है लॉन्ग टेल्स को यूटिलाइज करो, क्योंकि लॉन्ग टेल वाला खरीदने के ज्यादा करीब होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक सर्च कर रहा होता बिल्कुल। है। एफएक्यूज के अंदर H2 के अंदर कहीं जगह बन रही है, एफएक्यूज के अंदर जगह बन रही है, स्निपेट तुम्हारे खींचेंगे, उठा के तुम इसको इधर हाइपर स्पेसिफिक हो जाओ। ब्लॉग लिखो, 800 वर्ड का ब्लॉग पैक करो,
इमेजेस अच्छी लगाओ, काम की लगाओ, इन्फोग्राफिक लगाना चाहते हो इन्फोग्राफिक लगाओ। ये क्योंकि एक एक्नी वाला सीन है तो इधर तुम्हें स्किन की बहुत अच्छी तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम वहां पे दिखाओगे कि क्या, क्योंकि लोग विजुअलाइज करते हैं ना, एक्नी की इकसाम है तो हर दाना अलग किस्म का होगा, तो जितना तुम उसको दिखाओगे ना उतना हेल्पफुल, हाँ हाँ मुझे तो ये वाले हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो उस तरीके से तुम उस चीज को बनाओ। अब इसके अंदर तुमने ब्लॉग बना दिया ना, अब तुम इसकी लैंग्वेज में रिचनेस डालो, जो कि आखिरी स्टेज होता है मेरा, वो ये होता है कि यार खेलो चीजों के साथ। सिंपल तरीके से तुमने समझा दिया ना, अब इसमें मस्ती करो, इसमें ह्यूमर डालो। एक्नी को लेके कितना ह्यूमर हो सकता है, ह्यूमर इनसेंसिटिव ना हो, बट ह्यूमर तो है कि भाई लिफ्ट नहीं करा रहा हो आपको, ठीक है, क्योंकि आप आज जो जा रही है उसका चेहरा, उसकी स्किन बहुत फ्रेश है, सन किस फिल्टर लगाना नहीं पड़ता उसको, आपको लगाना पड़ता है। ये बताऊं, ये इससे बिकती हैं चीजें, इससे लोग पढ़ते हैं। भाई ब्लॉग लिखा है ना, आ गया ना, पकड़ के भी तो रखना है ना उसको। आखिर में अगर लिंक अपने क्लिनिक की लगाई हुई है तो उसको पकड़ के भी तो रखना है ना। तो पकड़ने के लिए आपने खेलना पड़ता है, ठीक है। उधर आप क्रिएटिव होगे, उधर आप जोक्स क्रैक करोगे, उधर आप इडियम्स लगाओगे, उधर आप पॉप कल्चर रेफरेंस लगाओगे, ठीक है। उधर आप किसी हॉलीवुड के कैरेक्टर की कोई एग्जांपल दे दोगे, कुछ भी कर सकते हो यार, खेलो। ह्यूमर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। ह्यूमर से जितनी सेल होती है ना उतनी किसी चीज से नहीं होती। ह्यूमर लेकर आओ, वहां पे क्रिएटिव चीजें लेकर आओ, वहां पर सिनेरियोज बनाओ, स्टोरीज बनाओ, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी स्टोरीज बनाओ। उनको अपने ब्लॉग के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, वो हेल्पफुल भी है, रेलेवेंट भी है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है, रिसर्च से बैक भी हो रहा है, क्रिएटिव भी है, सारी चीजें तुम्हें मिल गई। अब कोई तुम्हें इसकी लिंक बिल्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वो चलेगी चीज, अगर तुमने अच्छी चीज लिखी। अब 100 ब्लॉग पे 150 ब्लॉग पे नहीं जाओ भाई, 5 लिखो, तरीके के लिखो, तगड़े लिखो कि उसके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। अब तुम्हें पता चल जाएगा। परप्लेक्सिटी पे जाओ, इतना अच्छा टूल है, तुम उसको बोलोगे ना, उसको तुम 5 लिंक दोगे ना, बोलोगे कि इसके H2s निकाल दो, एक साथ H2s निकाल के दे देगा। इतना प्यारा टूल है। H2s के अंदर तुम देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, और जरूरी नहीं कॉम्पिटिटर सब कुछ सही करता है, ये याद रखना। एक H2 तुम्हें रेलेवेंट लग रही है, 50 लोगों ने यूज करी, वो हटा दो, नहीं है ना रेलेवेंट तो नहीं है। गूगल अगर माफ कर रहा है, देखो, हम किसी चीज को अच्छा तब कहते हैं जब तक हमें उससे उससे अच्छी चीज हमारे सामने नहीं आती। जब उससे अच्छी चीज हमारे सामने आती है तो फिर वो बेस्ट हो जाती है। शायद आफरीदी ने 37 बॉल में सेंचुरी बनाई हुई थी, तो हमें लगता था कि 37 बॉल में ही सेंचुरी बन सकती है। जब उसका रिकॉर्ड टूटा तो हमें पता चला कि इससे कम बॉलों में भी बन सकती है। तो गूगल के सामने अगर 10 ब्लॉग भी हों और बहुत अच्छे हों, अगर तुम उनसे अच्छा रखोगे ना तो ही गूगल को पता चलेगा कि इससे अच्छा है, ठीक है। वरना जो क्राइटेरिया चल रहा है, भले उसमें मिस्टेक्स भी हो, वो उस क्राइटेरिया को ही बेस्ट समझेगा, क्योंकि बेस्ट वही दिख रहा है। तो इस तरीके से अपने ब्लॉग्स को लिखो, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा यार, रैंक करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह समीर भाई, जज़ाक। वेरी वेल यार, सभी में मजा आ गई। मतलब इतना बंदा ने अभी, वैसे मोस्टली लोग ना इतना लाइक इस टाइम पे लोग थक थक जाते हैं, लेकिन आप भाई ने इतनी अपनी कन्वर्सेशनल टूल से हमें ना ट्राई करके रखा हुआ है। सो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है माशाल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया और इतनी हिम्मत दिखाई कि आप स्टेज पे, जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक यू। जी नूर हमीद, इनका क्वेश्चन इन्हें लेते हैं एंड देन रैप आउट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप भाई का भी काफी टाइम यूटिलाइज हो गया और ऑब्वियसली 1 बजने लगा है। जी नूर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी जी। जी आ रही। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने ना काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है कंटेंट को। तो उसमें आपने एक क्लास बोला था स्नैपेट्स के बारे में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और ये जो आपने आपने अभी टूल एक बोला, प्रेप प्रीप्लेक्सिटी, तो ये हमारे पास फ्री में हमारे पास अवेलेबल होगा? सॉरी, थोड़ा सा आपका आखिरी पार्ट में समझ नहीं पाया हूँ। जो समी आपने भाई, अभी मैं एक रिपीट लास्ट करता में हाँ टूल हाँ, बोला आप है ना, रिपीट कर। टूल एक बोला है, प्रीप्लेक्सिटी, हूँ। एआई टूल बोला है। जी अच्छा, परप्लेक्सिटी ये ये फ्री है, फ्री जी। है, ऑनलाइन अच्छा। अवेलेबल है ये। अच्छा, पता है क्या चीज है ये? AI सर्च इंजन है। perplexity.ai इसका नाम है। AI सर्च इंजन है ये। और ये समझ लें माइक्रोसॉफ्ट बिंग कोपायलट है ना, उसका उससे ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये तो आपको सर, कीवर्ड सर्च करने में। अच्छा, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भाई जी हम जरूर। यूजुअली कंप्यूटर सर्च करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपना डोमेन लेते हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के डोमेन है वो लेते हैं, और फिर हम उनको डालते हैं, और फिर वो हमें लिस्ट बना के देता है कि भाई ये ब्लॉग्स इनके रैंक हो रहे हैं, ये कीवर्ड्स वगैरह वगैरह। अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप परप्लेक्सिटी के पास जाएं, परप्लेक्सिटी को लिंक दें ब्लॉग का, कि यार ये जो ब्लॉग पेज नहीं होता जिसके ऊपर जी जी। लाइन से बने हुए आ रहे होते हैं और वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं।
आप उसको ब्लॉग पेज का लिंक दें और आप उसको बोलें कि यार इस वेबसाइट के ऊपर जो 200 रिसेंट ब्लॉग है ना, वो मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दो। वो आपको 200 की नहीं तो 175 की, लास्ट नाइट मैंने ट्राई किया था, 175 की लिस्ट बना के देगा। फिर मैंने चेक किया, मतलब आप सोचे ना कि आपको एक एक पेज के ऊपर 8 या 10 दिखते हैं, और फिर अगर फॉर एग्जांपल 44 उसके पेजेस हैं, तो हाँ, कितने सारे blog यहाँ पर, हर उसको तो खोल के नहीं देखेंगे ना। जी जी। आप परप्लेक्सिटी पे टाइप करेंगे ना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। कुछ वेबसाइट्स की मिलेगी, कुछ की नहीं मिले। नहीं जिनकी मिलेगी। नहीं मिले, साइट मैप जनरेटर के ऊपर जाएं, कॉपी करके उसको डालें, वो आपको पूरा साइट मैप निकाल देगा। आप उनको जीबीटी पर डालें, जीबीटी को बोलेंगे इन यूआरएल से ब्लॉग के टॉपिक बता देना, वो आपको वो भी बता देगा। तो ये इतना प्यारा टूल है। और फिर इसके अंदर एफएक्यूज, इसके अंदर हर चीज का रेफरेंस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे। एक इसमें कमजोरी है कि अगर आप इससे किसी चीज का रेफरेंस ढूंढ रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी रेफरेंस नहीं देता। मतलब अगर अहमद भाई ने एक रिसर्च करी और उसको किसी ब्लॉग ने कोट किया और अब मुझे वो चीज चाहिए ना, तो वो मुझे ब्लॉग का लिंक दे देगा, अहमद भाई का नहीं देगा। तो हो करना मुझे ये पड़ेगा कि मुझे उस ब्लॉग पे जाके फिर ब्लॉग से एक्सटर्नल लिंक निकाल के अहमद भाई तक पहुंचना पड़ेगा। बस एक छोटी सी दिक्कत ये है, को पायलट इसमें ज्यादा अच्छा है, को पायलट आपको डायरेक्ट रेफरेंस दे देगा। लेकिन ये आउटलाइंस बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, अपने टारगेट पर्सोनास बनाने के लिए, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर हम वेबसाइट टूल बेस्ड रिलेट वेबसाइट बनाना चाहें, हमारा कीवर्ड हो टूल बेस्ड, या क्या टूल बेस, बेस्ड हमारा, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। हम अगर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसमें हमारा कीवर्ड है टूल बेस्ड, हम अपना ये जी जी। वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जी जी। तो ये इसके रिलेटेड क्या आप मशवरा देंगे कि क्या ये सही होना चाहिए, सही होगा? टूल बेस्ड वेबसाइट कह रही हैं आप? जी जी, वो बिल्कुल यही कह अब रही हूँ। टूल में तो डिफरेंट चीजें हैं ना, सैस है, मोड अच्छा, है, मतलब जो किस तरह की टूल्स के अब। बारे में आप रिव्यू। जैसे हमारे पास हाँ, इमेज कन्वर्टर हो गया, जैसे जी हमारे पास जी। पीडीएफ, इस समझ गया तरह के समझ गया समझ टूल गया। बेस्ड, तो सैस की अच्छा इसमें अच्छा बात अच्छा। हमारे कर रहे हैं। पास एडसन हाँ, हमारे पास होगा या फिर हम एड्स चलाएंगे? तो इसमें कुछ है आपके पास क्या? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। दो डायरेक्शन में ही शायद आप जा रही हैं, दोनों डायरेक्शन समझा दूंगा। एक डायरेक्शन तो ये होती है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कोई फ्री टूल अपने पास लगा देती हैं, ताकि वो उनका जो डुअल टाइम है जो आप की वेबसाइट पे गुजार रहे हो वो करें। देखें, ये बहुत ज्यादा चलता था और बहुत अच्छी चीज थी एक टाइम पे, इसकी वजह से बहुत गूगल वो देता था, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब लॉजिकली सोचे ना कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे टूल इस्तेमाल करने का आ रहा है, जो नॉलेज जो इंसाइट आप दे रहे हो उसके काम का नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट अप्रोच। हाँ, अगर आप टूल बेस्ड वेबसाइट की बात कर रही हैं कि आप टूल्स को रिव्यू करना चाह रही हैं, उसके बाद टूल्स के ऊपर ब्लॉग्स लिख के या उस पर एड्स चला के या फिर उनकी लिंक्स वगैरह लगवा के एफिलिएट के थ्रू टूल्स बेचने के काम कर रहे हैं, जी जी, देखें, यही। ये प्रोडक्ट रिव्यू होता है। ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू, बहुत रिव्यू इज डेंजरस। क्यों डेंजरस है मैं बताता हूँ। हर बंदा मुंह उठा के प्रोडक्ट रिव्यू करना शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट रिव्यू का मतलब ये होता है दैट यू आर एसेंशियली telling something, reviewing some tools or some products for your audience, and the audience at the end of your review will likely purchase something। तो लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है आपकी ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। गूगल इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है कि आपकी कही भी बात से अगर लोग ऑनलाइन पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर उस पैसे से उनको नुकसान हुआ खर्च करने से, तो अल्टीमेटली गूगल के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि गूगल ने आपकी वेबसाइट उनको रिकमेंड की थी। तो गूगल प्रोडक्ट रिव्यू को बहुत सीरियसली लेता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग एक वेबसाइट पे काम करते थे जिसके अंदर हम मूवीज के रिव्यू करते थे और वीपीएन बेचते थे। एक पुराना बिजनेस है जो चलता था काफी ज्यादा, कि हम मूवीज और शोज होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है, हर प्लेटफॉर्म हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसमें वीपीएन बेच देते हैं कि भाई आपने पीकॉक देखना है, पीकॉक जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आप वीपीएन खरीदो, पीकॉक एक्सेस करो और द ऑफिस देख लो। तो हम हर शो के ऊपर आर्टिकल लिखते थे, उनको रिव्यू भी करते थे, और साथ साथ हम अपना वीपीएन बेचते थे। उस वेबसाइट को, वो वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट थी, उसको विकिपीडिया के बैकलिंक्स थे, ठीक है। तो मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं कि उसका ट्रैफिक किस लेवल का होगा और उसकी सेल्स किस लेवल की होगी। वो वेबसाइट विद इन 3 to 4 months बैठ गई, खत्म हो गई जब आपका कोर अपडेट आया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर एक मसला था, जो ऑथर्स थे ना, वो ऑथर्स एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, ना वो साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते थे। तो जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, हमारा कोई बैकग्राउंड उसमें नहीं था। और मूवीज जो हम रिव्यू कर रहे हैं, शोज को जो हम रिव्यू कर रहे हैं, एक जर्नलिज्म का एक ब्रांच है, रिपोर्टर्स होते हैं इसके लिए, जो
टाइम मैगजीन, टीएमजी, इनके लिए काम करते हैं, ठीक है, या छोटे मोटे जर्नल्स के लिए काम करते हैं। बहरहाल ये अलग किस्म के राइटर्स होते हैं जिनका उठना बैठना सोना सब कुछ यही होता है, ठीक है। तो उनका नीश ये है। अब हम कौन है? हम हर किस्म की चीज पे लिख रहे हैं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी लिख रहे हैं, हम एसईओ पे भी लिख रहे हैं, लिंक्डइन पे हमारा एक अलग पर्सनालिटी है, 9 to 5 हम अलग कर रहे हैं। हमारी जो ऑथर प्रोफाइल्स थी ना, वो प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं थी। हम कौन होते हैं? एक वीपीएन को रिव्यू करने वाले, या हम कौन होते हैं? एक मूवी को रिव्यू करने वाले। हमारा प्रोफेशन नहीं, हमने कितनी मूवीज देखी है, क्या प्रूफ है कि हम एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी हैं इस चीज को एंडोर्स करने के लिए। तो आपको लगता होगा कि सोशल सिग्नल्स स्ट्रांग नहीं होते, गूगल सोशल सिग्नल्स को फॉलो करता है। जैसे ही मेरा ऑथर का नाम 6-7 ब्लॉग्स पे नजर आना शुरू होगा और उनको विजिबिलिटी और ट्रैक्शन मिलना शुरू होगा, गूगल उठा के मेरी सारी प्रोफाइल्स पुल अप करेगा। वो लिंक्डइन भी जाएगा, वो हर जगह जाके देखा। जगह पेनल्टी हमेशा मैनुअली पड़ती है, ऑटोमेटेड नहीं पड़ती। पेनल्टी मारने के लिए मैनुअल बंदा आता है। जब भी आपको ट्रैफिक मिलता है, रीच मिलती है, तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है पीछे। अब वो लेजिट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैनुअल रिव्यूअर्स आते हैं। वो आपका लिंक्डइन खोल के देखेंगे। लिंक्डइन के ऊपर आप सास राइटर बने हुए हो, इधर आप मूवीज के रिव्यू कर रहे हो। क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी? क्या आपकी एजुकेशन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? आपका तो आईटी बैकग्राउंड भी नहीं है, आपने तो बीए करा हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, आप कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, वो ये देखेगा। और वो ये देखेगा कि ये बंदा जिस चीज को एंडोर्स कर रहा है, क्या ये इसकी एक्सपर्टीज है। जो ईईएटी में अथॉरिटी है, उसका मतलब ही है कि आपकी अथॉरिटी है उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर। अगर उसमें आपकी सब्जेक्ट मैटर में अथॉरिटी नहीं है, तो आप प्रोडक्ट रिव्यू ना करें। और अगर आपने प्रोडक्ट रिव्यू करनी है ना, तो आपने पर्सोना बनाना है। आपने असल में प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए असल में प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए उसके बारे में। आप किसी प्रोडक्ट रिव्यू कंपनी के साथ, या किसी किसी ऐसी प्रोडक्ट की कंपनी के साथ उस रेलेवेंट कैपेसिटी में काम करने होने चाहिए। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे प्रोडक्ट रिव्यू ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर नीश का। जब आप फिर ब्लॉग लिखेंगे ना, आप देखें आपका ब्लॉग कैसे रैंक करेगा, क्योंकि अथॉरिटी आ गई ना। बहुत सारे आर्टिकल्स में ईईएटी में सब कुछ होता है, ए नहीं होता। क्योंकि जो बंदा सास पे लिख रहा है, वो मेकअप पे भी लिख रहा है, वो फैशन पे भी लिख रहा है, वो हर चीज पे लिख रहा है। तो ब्लॉग रैंक करने के लिए ऑथर का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। हर ब्लॉग नहीं लिखता, क्योंकि जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज अथॉरिटी है वो उस ब्लॉग को लिखेगा, तो उस ब्लॉग का फायदा है, वो रैंक ज्यादा करेगा। सादा पे में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं। सादा पे में जो फ्रीलांसिंग के ब्लॉग्स है ना, खाली मैं वो लिखता हूँ। मैं बाकी ब्लॉग्स में अपने हाथ नहीं डालता। क्या मैं लिख नहीं सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, अथॉरिटी नहीं है ना मेरी। अगर सादा पे का कोई टेक्निकल मसला है, तो वो उसका प्रोडक्ट मैनेजर के नाम से ब्लॉग जाएगा, भले वो लिखा मैंने क्यों ना हो। ऑथर उसका प्रोडक्ट मैनेजर जाएगा सादा पे का, क्यों? क्योंकि उसके पास वो टेक्निकल नो हाउ है। उस ब्लॉग के रैंक करने का चांस ज्यादा होगा अगर उसका ऑथर वो होगा। अगर एक कॉपीराइटर उसका ब्लॉग लिखेगा जो कि एक प्रोडक्ट डेव टीम का मसला है, तो उसको वो क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी नहीं मिलेगी। तो मैं वो नहीं लिखता, या अगर लिखता भी हूँ तो उसके ऊपर मैं अपना नाम नहीं लगाता। मैं खाली अपना नाम उन्हीं चीजों पे लगाता हूँ जिसको मेरे सोशल सिग्नल्स बैक करते हैं। तो ये चीज ही बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो आप हर चीज नहीं लिखते। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू खासकर एक बहुत डेंजरस टेरिटरी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है। तो आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर रियली इंथुजियास्टिक, और आपके सोशल सिग्नल्स ये दिखा रहे हो कि आप ना सिर्फ इंथुजियास्टिक हैं, बल्कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है। आपकी हो सकता है एजुकेशनल बैकग्राउंड ही उसमें हो, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हो, तो फिर आप उसके अंदर जाएं। वरना आप कोई फिर ऐसा पर्सोना ढूंढें जिससे आप परमिशन लें, और उसका नाम यूज करके आप ब्लॉग साइट चलाएं। आप अपना ऑथर में नाम ना डालें। जी सर, थैंक यू सर। एक ठीक लास्ट है। क्वेश्चन ये है कि ना, लिंक्डइन के हवाले से, कि हम लिंक्डइन पे हमारे फॉलोअर्स भी हैं, हमारे कनेक्शंस भी हैं, हम अपना कंटेंट पोस्ट भी रेगुलरली या वीक में 3 to 4 टाइम्स अपलोड करते हैं। तो सर ये बात समझ में नहीं आती कि हमें क्लाइंट्स जो हैं वो कैसे मिलेंगे कंपनीज के अलावा। हमें यूएसए यूके रिमोट कंपनीज के अलावा अगर हम जो रेगुलर लिंक्डइन यूज करते हैं, उसमें हमारे पास जो है क्लाइंट कैसे आते हैं? जो हमारे कनेक्शंस होते हैं हमारे एसईओ से रिलेटेड या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, वही हमारे क्लाइंट्स होते हैं। नहीं नहीं, वो हमारे क्लाइंट्स नहीं होते ना, बहुत कम होता है कि वो हमारे क्लाइंट्स हो। ज्यादातर हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो देखें क्लाइंट कौन होगा, डिसीजन मेकर होगा ना। वो डिसीजन ले सकता है आपको हायर करने का। एक किसी कंपनी के अंदर कोई कंटेंट राइटर है, अगर वो आप चाहता भी होगा कि अगर आप उसकी कंपनी के लिए कंटेंट लिखो भी, वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर जब तक डिसीजन मेकर्स नहीं होंगे, तब तक इनबाउंड लीड आने का चांस बहुत मुश्किल है। इनबाउंड लीड का मतलब ये होता है कि जो लीड खुद चल के आपके पास आती है। तो आपके पास इस तरह के लोगों का होना जरूरी है। और
मतलब कह रहे हैं कि आप लिंक्डइन पे 3-4 दफा पोस्ट तो कर रहे हैं, बट आप अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा टाइम बिताएं, आप अपनी ऑडियंस बिल्डिंग भी करें। तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट और ये सारी चीजें, अपनी ईमेल लिस्ट बनाएं, इस तरह की चीजें करें कि आप ज्यादा से ज्यादा उस ऑडियंस को अपने पास ऐड करें जो ऑडियंस आपसे खरीद सकती है, आपसे काम करवा सकती है। इनबाउंड तो लीड्स। नॉर्मल वो नहीं खरीदेंगे। जी जी नूर, मैं सर। यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आपके लिंक्डइन की रिगार्डिंग जानना है ना, तो हमने जवेरिया जफर के साथ भी मास्टर क्लास बनाई हुई है, क्योंकि वो पर्सनली वो लिंक्डइन के ऊपर काम करती हैं। ऑन द अदर जी हैंड जी सर, हमने थैंक यू। 4 मास्टर क्लासेस लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी अपलोड की हुई, तो आप वो चैनल पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। वट मतलब जब भी आपको टाइम मिले, या फिर लाइव देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वहां से आप इंसाइट्स गेट कर सकते हैं डिटेल्ड इस चीज़ के ऊपर कि अपने आईसीपीस कैसे फाइंड करने हैं, कंटेंट कैसे लिखना है, फनल्स, अपनी पैकेजेस, ऑफर्स, ईच एंड एवरीथिंग किस तरह क्लियर करनी है। तो ये चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बारक जी। गाइस, हम लोग ना लास्ट क्वेश्चन, जवाद भाई आपका जो क्वेश्चन है ना, आप मुझे डीएम कर दे, फिर जब समी भाई के पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह ना वो आप भाई को लाजमी आंस करेंगे, क्योंकि अभी ऑडियंस बैठी हुई, तो इस तरह समी भाई ने भी शुरू हो जाना है और उसका आंस करते हुए आप लोगों को प्रॉपरली तो ना काफी ज्यादा टाइम लग जाना है। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये नाइला, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली अपना क्वेश्चन रेज करें और इंशाल्लाह वी विल रैप आउट दिस। थैंक यू। अफजाल भाई, अब आपका जो भी क्वेश्चन है, अब आप इंशाल्लाह अगले सेशन में अपने पास रखिए, इंशाल्लाह हम लोग उसको ट्राई करते हैं। जी नाइला, आप बैठे हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग जवाब की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे लास्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। जी, मेरा समीर से ये क्वेश्चन है कि अब जैसे कंटेंट राइटिंग का है, लोग कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। अब मैं कुछ ना कुछ लिख रही होती हूँ, मतलब पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए, तो वो बहुत अच्छा रिव्यू नहीं देते, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो बहुत अच्छा है भी काम की नहीं, या मैं खुद से भी लिखूँ तो मैं किस तरह से इसको रिव्यू कर सकती हूँ कि मेरी राइटिंग में कुछ बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। और ये कि मतलब मोस्टली मुझे यही रिमार्क मिलते हैं कि मेरा कंक्लूजन बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब मैं रैप अप था बहुत अच्छा नहीं करती, तो सीपीए मेरे वीक होते हैं। तो वो मैं किस तरह से अपनी राइटिंग कंप्लीट कर सकती हूँ, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए कि अच्छा हो, कि फ्लो ज़्यादा अच्छा हो मेरी राइटिंग में। अच्छा, आपने लास्ट पार्ट सीटी के बारे में कहा है ना? मैं अगेन इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर दिया है। ठीक है। आई थिंक उन्होंने कहा जी, मैंने पैरामीटर सेट सीपीए के करना बारे चाह में रही ना, है। तो जिस वजह से कंक्लूजन का मैंने कुछ स्टैट्स के बारे में लिखा, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा, तो वो अब मुझे वो आया रिमार्क कि भी आपका कंक्लूजन कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें आपका सीपीए स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कि आप इन्हें कंपेलिंग नहीं होते कि वो उनको समझे लीड्स मेड करें उनके लिए। हम्म। तो समी वो भाई, मैं रिपीट कर कंक्लूजन देता इशू हूँ। आ रहा है। मैं हाँ। रिपीट करता हूँ। वो सबसे पहले पूछना चाह रही हैं कि वो अपने ना पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स के लिए ना कंटेंट लिखती हैं, ठीक है। तो वो कंटेंट लिखती हैं, लेकिन जो जिनको वो कंटेंट रिप्रेजेंट करती है ना, तो वो उनको अच्छा एक फीडबैक नहीं देती। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो कंटेंट लिखा है, उनका वो जो पैरामीटर है, वो कैसे वो डिफाइन करें कि उन्होंने वो अच्छा लिखा है, वो जो बनिस्बत कल की या पहले जो उन्होंने अपने सैंपल सेंड किए थे उनकी बनिस्बत वो अच्छा लिखा है। ऑन द अदर हैंड वो कहती हैं कि वो उन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, अगर वो सैस के ऊपर लिख रही है, ई कॉमर्स किसी टूल्स के ऊपर, तो उनका जो कंक्लूजन है या बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है, जिसपे वो एक समी भाई कह ले कि जो रीडर है वो हमारे कह लो कि बायर में कन्वर्ट होता है या क्लाइंट में या कस्टमर में कन्वर्ट होता है, तो वो उनका जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है या उनका जो कॉल टू एक्शन है, वो उसे किस तरह बेहतर कर सकती हैं। तो ये इनका क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल तो आप कहता है कि आप अपनी राइटिंग को कैसे चेक कर सकती है कि वो इम्प्रूव हो रही है या वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखें, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। राइटिंग की इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है कि आपकी राइटिंग के अंदर कोई एक ऐसी चीज ऐड हो गई जो पहले नहीं थी, मतलब एक एक स्टेप ऊपर गई है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी ये चीज समझना है कि क्या आपने कोई चीज ऐड करने की कोशिश भी की थी कि नहीं की थी। अगर आप एक स्टाइल से लिखते हैं, एक पैरामीटर, एक फॉर्मेट, एक आउटलाइन को फॉलो करते हैं, और आपने दूसरा भी उसी वर्क फ्लो पे लिखा और तीसरा भी उसी वर्क फ्लो पे लिखा, तो टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं उसमें। तो जब उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर रहे तो उसमें कुछ ऐड होगा भी नहीं, ठीक है। तो आप जब भी कोई राइटिंग पीस लिखें, तो एक चीज, सारी चीजें नहीं, एक कोई चीज आप सोचें कि ये मैंने आज इसमें करनी जो मैंने पहले नहीं करी। ये आपका हमेशा एक दिमाग, जब मैं भी कुछ भी लिखने, आज भी लिखने बैठता हूँ ना, तो हमेशा सोचता हूँ कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो मैंने अब तक नहीं करी और मैं आज वाली चीज में करूंगा। और ये बहुत मुश्किल है कि आप ऐसा हो कि आपके कोई दिमाग में कोई चीज ना है। ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो आपकी राइटिंग में हमेशा ऐड हो सकती हैं।
और नहीं है तो जीपीटी से पूछ लें, इतनी सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, तो आप हमेशा राइटिंग करते वक्त सोचें कि यार एक ये चीज मैंने ऐड करनी। फॉर एग्जाम्पल, इस राइटिंग के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर मैं 5 इडियम्स यूज करूंगी, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, 5 इडियम्स मैंने यूज करने। ठीक है, आपने पूरी राइटिंग करी, आपने 5 इडियम्स यूज करे, उसके बाद आपने चेक कर लिया उसका कॉन्टेक्स्ट, जीपीटी से चेक करा लिया या किसी नॉर्मल बंदे से आपने पूछ लिया कि यार ये इस सेंस में यूज हो सकता है क्या, ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो आपको बता देगा। अगर आपने वो 5 इडियम्स यूज कर लिए, दैट मीन्स आपने आज अपनी राइटिंग के अंदर कुछ नया करा। तो आपकी राइटिंग पहले अगर यहाँ थी तो थोड़ी सी तो ऊपर गई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो 5 इडियम्स आप अब यूज करेंगी, वे तो बाय डिफॉल्ट है, कुछ नया नहीं है ना। तो आप फिर कोई दूसरी चीज करेंगे जो आपने पहले नहीं करी होगी। इस तरीके से अपनी राइटिंग को मेजर करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि रोज नई चीज करना मुश्किल है तो हफ्ते का टारगेट बना लें कि इस हफ्ते मैं कोई एक नई चीज अपनी राइटिंग में ऐड करूँ। जब आप अपनी राइटिंग में कोई चीज नई ऐड करेंगी तभी आपकी राइटिंग इंप्रूव करेगी। अगर आप कुछ ऐड नहीं करनी तो खुद ब खुद से तो इंप्रूव नहीं करने वाली। तो आप उसके अंदर जब ऐड करेंगी तो आप खुद कह सकती हैं कि कल जो मैंने चीज लिखी थी उसमें ये चीज नहीं थी, आज ये चीज है। ठीक है, और इसी तरीके से इसको स्केल करती चले हैं। तो लेट्स सपोज कि आपको ये करते करते 6 महीने हो गए। ठीक है, तकरीबन आपको 6 महीना एक टाइम गुजर गया ना। अब आप पीछे जाएं और आप देखें कि यार जब मैंने ये करना शुरू किया था वो डे 1 था, तो मैंने कितनी एक एक चीज उसके अंदर डाली थी। और अब 180 दिन बाद मेरे राइटिंग के अंदर तकरीबन 180 नहीं तो 100 तो नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो आपकी राइटिंग बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई होगी और आपको मतलब पता होगा कि मेरी ये वो राइटिंग नहीं है जो मैंने पहले करी। सो दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर राइटिंग। इंटेंशनली ऐड करें कोई एक चीज, खुद से नहीं इंप्रूव होती। कुछ डालेंगे तो कुछ नया आएगा ना, कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो फिर तो वही रहेगा। तो ये सीन है। दूसरी चीज आपने कही थी कि जो आपका बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। देखिए, बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट के अंदर या कंक्लूजन के अंदर या कोई भी ऐसी चीज आप करते हैं ना, इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, कहते हैं ना कि जब आप एक दावत करते हो तो दावत के एंड में हमेशा मीठा होता है। ठीक है, वो एक स्वीट एंडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक डिश बनाए और वो डिश ही मजे की नहीं होगी तो उस मतलब आप एक मीठा बनाए और उसमें मीठे के अलावा सब डाल दें, ठीक है, तो वो आपको सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं मिलेगी। जो इंटेंशन है ना उसका वो पूरा नहीं करेगा वो। सिमिलरली राइटिंग या क्रिएटिविटी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बॉटम ऑफ द फनल में कन्वर्ट करने के काम भी आती है। बट असल गेम इसका होता नहीं है, क्योंकि वो ये पूरा गेम खेलते खेलते आप उसको नीचे तक लेकर आ गए हैं। ठीक है, आखिर में जो रियल वैल्यू होती है ना वो आपकी ऑफर होती है। एंड बाय ऑफर आई मीन आप दे क्या रहे हैं इन द एंड ऑफ द डे। तो अगर वो दमदार नहीं है ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें उसको बेचने की, एक अनसेलेबल चीज को सेलेबल नहीं बनाया जा सकता। वो चीज रिप्लेस होगी। आप कितने भी बड़े मार्केटर को एक खराब प्रोडक्ट पकड़ा दें, अगर तो वो खराब प्रोडक्ट है वो एक दफा बेच सकता है, उसके बाद नहीं बेच पाएगा। ठीक है जी। तो ये याद रखें, कभी कभी आप बहुत मजबूर होते हैं और आपकी मार्केटिंग भले कितनी महंगी और कितनी भी एफर्ट उसके अंदर हो, अगर आपकी ऑफर में दम नहीं है ना तो आप नहीं बेच सकते उसको। अब आपने उसको इतनी लंबी कहानी करके एक इतनी सी सर्विस का इतना सारा पैसा मांग लिया आखिर में, तो वैल्यू नहीं है उसके लिए। आप कितने भी स्वीट करके उसको शुगर कोट करके उसको पुट कर दें, ऑफर में जान होगी ना तो वो बिक जाएगी। अगर ऑफर में जान नहीं है ना तो फिर बहुत मुश्किल है उसको बेचना। तो कहीं कहीं आपका कसूर नहीं भी होगा, आपकी ऑफर कंपेलिंग होगी तो खुद ब खुद बिक जाएगी। जी। सो नाइला, होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। सो गाइस, आज का सेशन बहुत 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 ही वैल्यूएबल था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि सम काइंड ऑफ मुझे भी राइटिंग इंडस्ट्री का पता चला कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लर्न करने हैं। ऑन द अदर हैंड, सम काइंड ऑफ पिचिंग एंड क्लाइंट का पर्सोना और उसका जो पर्सपेक्टिव है वो किस वे से है काम करता है, और आप अपने अपने आप को अपस्केल किस तरह करना है। सो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा सेशन। सो थैंक यू सो मच समी भाई, आपने अपना टाइम निकाला, और अगेन जो बीच में गैप पड़ा लेकिन फिर भी आप भाई आए, हमेशा हमारे साथ कोलैब किया, अगेन ऑडियंस के लिए इंसाइट शेयर किए। तो समी भाई जज़ाकल्लाह खैर, दिल से आप भाई के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सो एनीथिंग यू वांट टू से समी भाई, आप कह सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो जज़ाकल्लाह खैर मेरे एंड से। थैंक यू सो मच समी भाई। यार बस मैं एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि आप लिंक्डइन को सीरियसली लें। और अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं ना तो प्लीज पोस्ट करना शुरू करें और कंसिस्टेंटली करें। ये याद रखें, कंसिस्टेंसी इज द की। मुझसे बहुत अच्छे राइटर्स हैं
मुझसे कम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं, और मुझसे बहुत कह ले के स्किल लेवल में नीचे राइटर और मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि कंसिस्टेंट है। दैट्स इट। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना जो है ना आपको फायदा होगा। तो लिंक्डइन को प्लीज इग्नोर ना करें, सारे राइटर्स को, सारे एसईओ वालों को, सबको मैं एडवाइस करूंगा कि भाई लिंक्डइन पे कम से कम हफ्ते की 3 से 4 पोस्टें तो करें। मैं तो 7 दिन पोस्ट कर रहा हूँ पिछले 10 महीने से, और मतलब आपके सामने मैंने शुरू में बताया था कि मैं कहाँ कहाँ काम कर चुका हूँ। तो भाई ये जी यहाँ पे इसकी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सीन। obviously। जी तो गाइज इंशाल्लाह इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बल्कि मैं अपने नोटपैड में रख लेता हूँ, तो आगे अगर किसी को चाहिए तो मैं डीएम कर दूंगा। सो गाइज सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को संडे वाले दिन मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैं जब भी सेशन होता है तो मैं चेक करता हूँ कि उसमें किसी ऑडियंस के किसी का वीडियो वगैरह में कोई खवातीन वगैरह आती हैं या कोई भी आता है तो उन्हें रिमूव करना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि पब्लिकली वीडियो जाती है सेशन यूट्यूब के ऊपर लोग देखते हैं, अच्छा, फेसबुक मेरे के वाले ऊपर देखते ईमेल हैं। भी ब्लर कर देना है मत, जी जी आप ब्लर कर देना ईमेल जी एड्रेसेस, जी जस्ट टू बी जी सेफ। आप वाला समी भाई वो पार्ट ही मैं ना उसको ब्लर करके ना सेट करके ठीक इंशाल्लाह ठीक। सो प्रॉपरली लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज बंदे की प्राइवेसी है। तो गाइज आप लोगों इंशाल्लाह आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को संडे को मिल जाएगी, तो डीएम में ज्यादा नहीं वो कहते पर मार डालनी, क्योंकि समी भाई ये पता है आवाम अपनी मन मर्जी की सेशन कम ज्वाइन करते हो, डीएम में धड़ाधड़ भाई रिकॉर्डिंग कब मिल रही है, हाँ, रिकॉर्डिंग, तो ये बड़ा एक मसला है। बार बार कैसे बताऊं, हर बंदे हाँ हाँ को जी। होता है। तो इसीलिए इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी कल की मास्टर क्लास में, जिसमें आप लोगों को फाइवर का बताएंगे, उधर भी हम लोगों ने एक्सपर्ट को एक बुलाया है, और संडे वाले दिन सिमेंटिक में। सो सी यू गाइज लेटर ऑन। थैंक यू सो मच समी भाई अगेन, और बारक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू सेइंग हियर। जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।